मैं आशुतोष राणा आप सभी स्नेही मित्रों को हार्दिक प्रणाम करता हूं। आज बहुत ही आनंददायक और महत्व के विषय पर हम आपके सामने एक पॉडकास्ट रखने जा रहे हैं। मैंने स्वयं ग्रामीण जीवन में और आयुर्वेद के भारतीय परंपरा में महत्व को बहुत करीब से देखा है। भारतीय परंपरा की समृद्धि तो देखिए, हम लोगों को बचपन में ही रटा दिया गया था कि चैते गुड़ बैसाख है तेल, जेठ है पंथ आषाढ़ बेल, सावन साग न भादों दही, कुंवर करेला न कातक मही, अगहन जीरा पूसों धना, माघे मिश्री फागुन चना, जे बारा जो दे बचाए उस घर बैद कभू न जाए। सरल भाषा में आपके समक्ष इसका अर्थ भी रख देता हूं कि यदि व्यक्ति चैत्र मास में गुड़, वैशाख में तेल, जेठ में यात्रा यानी अत्यंत गर्मी में बाहर निकलना, आषाढ़ में बेल, सावन में साग, भादों में दही, कुंवर में करेला, कार्तिक में मही या मट्ठा या छाछ कह लीजिए, अगहन में जीरा, पूस में धना और माघ में मिश्री, फागुन में चना का सेवन करता है, तो ये कार्य स्वास्थ्य के लिए कष्टकारक होते हैं। और जिस घर में इनसे बचा जाता है उस घर में वैद्य कभी नहीं आता, क्योंकि लोग स्वस्थ बने रहते हैं। लेकिन आज हमारे मंच पर देश के बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य राजेश कपूर जी आ रहे हैं, क्योंकि आज आयु की चिंता जितनी हो रही है उतनी शायद किसी भी युग में नहीं रही होगी। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु यानी जीवन, और वेद जिसे आधुनिक जगत में विज्ञान कह सकते हैं। भारतीय दर्शन सूक्ष्म जगत, चित्त और आत्म तत्व की बात करता है, लेकिन स्वस्थ शरीर के बिना स्वस्थ चित्त कैसे संभव है? इसलिए राजेश कपूर जी जैसे वैद्य की हमें आवश्यकता है। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन की स्थिति है। यह त्रिदोष वात पित्त कफ के सिद्धांत पर आधारित है, जो शरीर में मौजूद तीन प्रकार की ऊर्जाएं हैं। जब ये दोष असंतुलित होते हैं तो बीमारी होती है। आयुर्वेद का उद्देश्य इन दोषों को संतुलित करके स्वास्थ्य को अच्छा करना है। राजेश जी वैद्य हैं, और वैद्य शब्द निकला है विद्या यानी ज्ञान से, जो वेद से संबंधित है। इसका अर्थ है ज्ञान रखने वाला या चिकित्सा का ज्ञान रखने वाला। इसलिए वैद्य का शाब्दिक अर्थ होता है वह व्यक्ति जो विद्या से युक्त हो, विशेषकर चिकित्सा के ज्ञान से। आज का पॉडकास्ट हम सभी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय परंपरा के मजबूत आधार स्तंभ आयुर्वेद को हमारे सामने रखेगा। आज देश के बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य श्री राजेश कपूर जी हमारे मेहमान हैं। राजेश कपूर जी के नुस्खे आप लोग इंटरनेट पर खूब पसंद करते हैं। उनसे जीवनचर्या को बेहतर करने पर आज हमारी बातें होंगी। उनकी पुस्तक आधुनिक जीवन शैली के रोग, कारण और निवारण का टाइटल आज की बातचीत को समझने के लिए पर्याप्त है। रसायन रहित कृषि और रसायनों को भोज्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में आना उनसे समझने जैसा विषय है। अब आधुनिकता यदि विसंगतियां लाई है तो इस दौर में हमें क्या करना चाहिए? इन सभी विषयों पर पंचतंत्र वन के पॉडकास्ट में सवालों को रखने वाले हैं मेरे प्रिय अनुज प्रवीण तिवारी। तो आइए चलते हैं। ये प्रवीण की रुचि का भी विषय है। योग, ध्यान, प्राणायाम पर भी आदरणीय राजेश कपूर जी से लंबी चर्चा होगी। आदरणीय राजेश जी, मैं पंचतंत्र वन के मंच पर आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते थे कि हमें चैत्र में क्या खाना है, क्या नहीं पीना। आजकल तो बच्चों से पूछ लो कब चैत्र है, कब आषाढ़ है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो भारतीय परंपरा थी, क्या आप मानते हैं सचमुच लुप्त हो रही है? या लोग जो है बड़ी प्रसन्नता से नहीं, कोई मार खा खा कर, परिस्थितियों की, प्रकृति की मार खाकर अब वो धीरे धीरे भारतीयता की ओर आने को बाध्य हुए हैं। और मुझे तो लगता है भारत से पहले पश्चिम इधर को आ रहा है। जीवनचर्या से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इतना कॉमन, और भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और फिर इससे आगे बढ़कर
मनोवैज्ञानिक दिक्कतें, इन चीज़ों की क्या स्थिति आप देखते हैं भारतीय समाज में? मुझे जो अब तक नज़र आया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर योजनाबद्ध प्रयास चल रहा है कि भारत के इस बहुत बड़े बाजार के लोगों को पूरा बीमार बना दो। हम अपने पैसे से चाकू खरीद कर लाते हैं और हर रोज़ अपने को धीरे धीरे काटते हैं, अपने पूरे परिवार को मारते हैं। तो रात को जब हम सोते हैं तो कहाँ सो रहे हैं हम? जिस बिस्तर के ऊपर हम सो रहे हैं उसके ऊपर काहे का तकिया है? रुई का तकिया नहीं है साहब, पॉलीफिल के तकिए पे, नायलॉन की तकिए पे आप सो रहे हैं। और आपको पता है, आप ही लोगों की आधुनिक वैज्ञानिकों की खोज है कि नायलॉन में से, प्लास्टिक में से डाइऑक्सिन फेरॉन नाम की 2 गैसेस निकलती हैं जो कैंसर करती हैं। अब आप कैंसर के ऊपर तकिया रखकर सोए हुए हैं, आपको नींद कैसी आएगी अच्छी? 10 के आगे 1900 लगाओ। जी। इतने प्रतिदिन आपके शरीर में फ्री रेडिकल बनते हैं जो आपको बूढ़ा बनाते हैं, बीमार बनाते हैं। कितने क्विंटल खाओगे एंटीऑक्सीडेंट? संभव ही नहीं है खाना। तो क्या करो, आयोडाइज साल्ट 1200 डिग्री पे गर्म किया लगभग। और क्यों किया? शरारत है ना। क्यों किया? सुखाने के लिए 100 डिग्री भी ज़्यादा है। क्यों किया 1200 डिग्री? उसके अंदर जो 80 खनिज में से 79 खनिज, एक कम 80 खनिज उड़ गए हवा में, वो एक खनिज रह गया। और सिद्धांत क्या कहता है हमारा, जो मुझे प्रभु की ओर से दर्शन हुआ है, सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन लीड्स टू टॉक्सिफिकेशन। आजकल पैकेज्ड गौमूत्र मिलने लगा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है ठीक हो, क्योंकि जो सामान आपको मिलता है वो सामान की जांच आप नहीं कर सकते। आपको जांच करनी चाहिए उस व्यक्ति की। एक बहुत बड़े यहाँ पे व्यापारी हैं संत, उनका गौमूत्र बाहर से आउटसोर्स करते हैं क्योंकि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उसका बहुत बड़ा आकार है। वो क्या रहा है गौमूत्र, भैंस का भी याद आया, गधे घोड़े खच्चर सबका, उनको तो 10-15 रुपये लीटर जो रेट मिलना है वही मिलना है। उनको क्या मतलब है अच्छे बुरे से? आप अपने पेट में बैक्टीरिया बनाइए। आपकी बड़ी आंत में, कोलन में 8 फुट में कितना बैक्टीरिया होता है जो आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए, दिमाग के लिए, मन प्रसन्न रहने के लिए, सज्जन बनाने के लिए वो बैक्टीरिया चाहिए। वो बैक्टीरिया मर गया तो आप दुर्जन दुष्ट हो जाएंगे। जो WHO कहता है ना कोरोना के लिए ये करो वो करो वैक्सीनेशन, तो आप सर्वे कर लो, आप तो जर्नलिज्म में हैं। एक आदमी बताओ पूरी दिल्ली में जो कोरोना से मरा हो अगर उसने मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया। मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ साहब, वही मरा जिसने ट्रीटमेंट लिया। हालांकि आप मेरे दिल की बात बोल रहे हैं। यही सच है ना, देखा इसको, यही सच है। आमतौर पर जैसे हमारी लाइफस्टाइल है, बैठना बहुत ज़्यादा है, शारीरिक श्रम शून्य हो जाता है, मस्तिष्क का श्रम ज़्यादा हो जाता है। इतने आयुर्वेद के जानकारों को देखता हूँ, वो बड़ी सेफ जगह पर बने हुए हैं, पहाड़ में, स्वच्छ जगह पे, बड़ी सिटीज़ सो कॉल्ड कह सकते हैं आप। यहाँ की जीवनचर्या में ये चीज़ें एक ऐसा हो गया है कि इनसे आप बच नहीं सकते हो, जिस तरह की जीवनचर्या है। और वो लोग जब आपको सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि वैद जी सोलन में रहकर तो आनंद हो सकता है, यहाँ दिल्ली NCR में रहकर हम कैसे जीवन जिएं और इस हेक्टिक लाइफस्टाइल में कैसे जिएं। नमस्कार। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मुझे आशुतोष राणा जी के ऐसे प्रतिष्ठित कलाकार के मंच के ऊपर, उनके चैनल के ऊपर आने का अवसर मिला और बोलने का अवसर मिला। पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे ढूंढ लिया, क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता। मुझे लगता है कि प्रभु का कुछ खेल है। मुझे तो लगता नहीं था कि मेरा इतना बात का महत्व है कि आशुतोष राणा जी जैसे लोग मेरी बात से प्रभावित होकर मुझे बुला लेंगे। कुछ प्रभु की लीला है। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ राणा जी का। वैसे भी वो जैसे भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित हैं, शायद यही बात मेरी उनको पसंद आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको सुनकर। और अभी जब मैं उनको सुन रहा था, उनकी आवाज़ में, उनके व्यक्तित्व में जो ऊर्जा और सम्मोहन है, उसको शब्दों में मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने अनुभव किया वो, और आप लोग भी, सब दर्शक भी अनुभव करते होंगे। तो बताइए किस विषय पे आज बात करें। तो देखिए, वैद्य राजेश कपूर जी मेरे साथ मौजूद हैं और आशुतोष जी ने आपके बारे में काफ़ी जानकारी दी है और बहुत सारे कई संभावित सवालों को उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में रखा है। तो शुरुआत तो वो एक हम देखते हैं कि आम परंपरा में, हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में, जो अब लुप्त प्राय सी दिखाई पड़ती है। हम जानते थे कि हमें चैत्र में क्या खाना है, क्या नहीं पीना। आषाढ़, आजकल तो बच्चों से पूछ लो कब चैत्र है, कब आषाढ़ है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको। सावन थोड़ा याद रह जाए तो रह जाएगा। ये जो भारतीय परंपरा थी,
क्या आप मानते हैं सचमुच लुप्त हो रही है या कहीं आप पाते हैं कि बची हुई है? बची हुई तो है, पर लुप्त तो हो रही है, हुई है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। पर आप ये भी अनुभव कर रहे होंगे कि लोग जो है बड़ी प्रसन्नता से नहीं, कोई मार खा खा कर, परिस्थितियों की, प्रकृति की मार खाकर अब वो धीरे धीरे भारतीयता की ओर आने को बाध्य हुए हैं, मजबूर हो गए हैं। केवल भारत नहीं, पश्चिम, और मुझे तो लगता है भारत से पहले पश्चिम इधर को आ रहा है। आप वृंदावन में जाएंगे, कहीं पे भी तीर्थ स्थानों पे जाएंगे, जितनी समर्पण के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ यूरोप के लोग हमारी संस्कृति पे आचरण करते हैं, हम भारतीय तो करते नहीं। क्यों? हमें सहज सुलभ है, इसलिए हमें उसका उतना सम्मान नहीं है जितना उनको है। हमारे में बहुत विशेषताएं हैं, बहुत खासियत है, मगर कुछ कमियां भी तो हैं, उसको समझेंगे तो दूर करेंगे ना। वो लोग जो करते हैं, अच्छा या बुरा, 100% समर्पण के साथ, इसको आप कमिटमेंट बोलते हैं। हम क्या करते हैं? हम जो भी करते हैं कैजुअल करते हैं। हमको पता है कि बस इससे ऊपर कुछ नहीं है, करना चाहिए, पर हम उतने समर्पण से करते नहीं करते। ये कमी भी है हमारी। तो आपका जो मूल प्रश्न था, ये जो परंपराएं हैं, क्या लोग इसके ऊपर आ रहे हैं वापस या लुप्त हो गई हैं? वापस आना पड़ रहा है। ये क्यों आना पड़ रहा है? ये ताकत है ना हमारे ऋषि मुनियों की, पूर्वजों की खोज की, कि उसके ऊपर लौट कर आना पड़ता है आपको। आपकी कृपा नहीं है ये विश्व की हमारे ऊपर, हमारी कृपा है कि हमने उनको बहुमूल्य ज्ञान दिया है, इसके ऊपर लौट कर आ रहे हैं, तो उनका कल्याण है इसमें, और साथ में भारत का भी कल्याण हो रहा है, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। ये अमेरिका से लौट कर आया है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बात सही है कि उनका कल्याण हो रहा है और हमारे यहाँ भी ये बचा हुआ है, लोगों को लौट कर आना पड़ रहा है। लेकिन आज लाइफस्टाइल डिजीज़ या जीवनचर्या से पैदा होने वाली बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इतना कॉमन, और भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और फिर इससे आगे बढ़कर मनोवैज्ञानिक दिक्कतें, यानी दिमागी परेशानियाँ, लोगों को स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, ये बड़ा सामान्य होता जा रहा है। क्या इसके विषय में कभी कुछ लिखा गया, या ये ओवर पावर कर रहा है जो आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर ओवर पावर कर रहा है हमको, या किया है अभी तक? और आज वर्तमान में इन चीज़ों की क्या स्थिति आप देखते हैं भारतीय समाज में? सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बहुत लोग कह रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, आधुनिक जीवन शैली के रोग कह रहे हैं। ये सच कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे, मगर वो ये तो कोई भी नहीं बता रहा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। वो क्या है? आधुनिक जीवन शैली में ऐसा क्या क्या है? आप स्पेसिफाई करके, उसको चिन्हित करके बताओ ना, जिसके कारण हम लोग बीमार बन रहे हैं। तो अब आपके प्रश्न में से दो आयाम निकलते हैं। एक तो ये बताइए, वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण, आधुनिक जीवन शैली के कारण हम बीमार हो रहे हैं, वो बताइए, ये है। एक तो ये बात मैं बताना चाहूँगा जो लोगों के काम आएगा। दूसरी बात ये, क्या ये सहज स्वाभाविक हो रहा है या कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है? तो दूसरा आयाम ये है, मुझे जो अब तक नज़र आया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर योजनाबद्ध प्रयास चल रहा है कि भारत के इस बहुत बड़े बाज़ार के लोगों को पूरा बीमार बना दो। विश्व को बीमार बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, पर भारत को विशेष रूप से चल रहा है। और ये करने वाले कौन लोग हैं? कहने की बात है, जिन लोगों को भारत को दुर्बल बनाना है वो तो है ही हैं, पर उससे भी बढ़कर जिनका हित है वो है दवाई बनाने और बेचने वाले लोग। वो योजनाबद्ध प्रयास कर रहे हैं। और आज की स्थिति को अगर मैं एक पंक्ति में कहना चाहूँ कि कितनी भयावह स्थिति है, स्थिति ये है कि आज हम, अगर हम उदाहरण के साथ कहना चाहें किसी तरह की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने पैसे से चाकू खरीद कर लाते हैं और हर रोज़ अपने को धीरे धीरे काटते हैं, अपने पूरे परिवार को मारते हैं। आप कहेंगे इतना भी कोई कर सकता है? हाँ, हो रहा है ना, प्रतिदिन हो रहा है। जब मैं आगे बात करूँगा, आप अपने खर्चे के ऊपर आपको, अपने स्वयं को और अपने परिवार को बीमार बना रहे हैं, मार रहे हैं। इसीलिए आपकी आयु 100 साल से घटकर 60, 65, 90 पे, 70 100 पे, 60 पे और घटती जा रही है। और केवल आयु नहीं घट रही है, ज़रा ध्यान से देखिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, प्राथमिक कक्षा के कद भी ऐसे ज़मीन में घुसते जा रही हैं। वो 6 फुट के लोग जो है राजस्थान हरियाणा के थे, उनके आगे की संतति देखो, 3 पीढ़ियाँ जीवित है, दादा का कद कुछ और है, पिता का कुछ और है, आगे जो पोता पोती है उनका कद कहाँ है?
ये लगातार हो रहा है और आप दावा क्या कर रहे हैं? क्या विडंबना है, कितना पर्दा पड़ गया है हमारी आँखों के ऊपर। आप कहते हैं हम आधुनिक हैं, विकास कर रहे हैं। अरे विनाश को आपने विकास कब से मान लिया? तन से मन से दुर्बल हो रहे हैं, कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। अरे अब तो रुक जाओ, कहीं तो थमो और ये कहना बंद करो, ये मानना बंद करो कि आप विकास कर रहे हैं। आप विनाश को प्राप्त हो रहे हैं या विनाश कर रहे हैं? अगर मैं गलत हूँ तो बताइए कैसे? तो लौट कर आएँ अपनी इस बात के ऊपर हम। कैसे कैसे क्या क्या भूलें हम कर रहे हैं जिससे हम भयंकर रूप से बीमार हो रहे हैं। प्रातः हम उठते हैं, उठने से पहले हम सोते भी तो हैं। तो रात को जब हम सोते हैं तो कहाँ सो रहे हैं हम? जिस बिस्तर के ऊपर हम सो रहे हैं उसके ऊपर काहे का तकिया है? रुई का तकिया नहीं है साहब, पॉलीफिल के तकिए पे, नायलॉन की तकिए पे आप सो रहे हैं। और आपको पता है, आप ही लोगों की, आधुनिक वैज्ञानिकों की खोज है कि नायलॉन में से, प्लास्टिक में से डाइऑक्सिन फेरॉन नाम की 2 गैसेस निकलती हैं जो कैंसर करती हैं। अब आप कैंसर के ऊपर तकिया रखकर सोए हुए हैं, आपको नींद कैसे आएगी अच्छी? लगातार आपका स्नायु तंत्र खराब हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? आप ही देख लीजिए। तनाव बढ़ रहा है, अवसाद बढ़ रहा है, डिप्रेशन आपका बढ़ता जा रहा है और नींद आपकी, जो आराम से लोग सोते थे, कभी पत्थर के ऊपर ईंट पे भी पाँव सर रख के सो जाते थे गहरी नींद में, आज आपको कोमल तकिए पे नींद नहीं आ रही है। किसकी गलती है? मैं आपको नासमझ नहीं कहूँगा। आप में से अधिकांश लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आपको बुद्धि मेरे से ज़्यादा होगी। मुझे कोई अपने बारे में भ्रम नहीं है कि मैं बुद्धिमान हूँ। मेरे पास अगर कुछ है तो एक कृपा है प्रभु की। उन्होंने मुझे अपनी डिवाइस बनाया हुआ है, यंत्र बनाया हुआ है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। आप मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, मैं जानता हूँ। आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये भी मैं जानता हूँ। मगर ये सब जानकारी आपको नहीं है जो मुझे है। ये क्यों है मेरे पास जानकारी? किसी किताब में थोड़ी मिलेगी ये सारी जानकारी। मैं फिर कहूँगा ये बात, ये प्रभु की इच्छा है कि इस शरीर से वो कुछ काम लेना चाह रहा है और मेरे से काम ले रहा है, मैं कर रहा हूँ और करने का आनंद ले रहा हूँ। इमीडिएट मतलब एक अभी आपको जो सुन रहे होंगे, समस्या तो हम समझ रहे हैं। कैसे सोएं? ऐसे से करके शुरू करते हैं, कैसे सोएं? हाँ, बहुत सुंदर बात है। पहली बात तो ये है जो मैं अपने रोगियों को बता रहा हूँ। पहली बात तो पॉलीथिन का तकिया हटा दीजिए, रुई का तकिया लाइए, वो उसके ऊपर सूती कवर होना चाहिए। और फिर सर आप क्या करेंगे? उत्तर को सर करके सो जाएंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन का पूरा क्षय हो जाएगा ऊर्जा का। क्यों उत्तर? क्योंकि आपका शरीर एक चुंबक की तरह काम करता है। ये पृथ्वी एक चुंबक है, इसमें कोई संदेह है? आपका सर उत्तरी ध्रुव है, आप उत्तर को उत्तर की तरफ रखकर सोएंगे तो क्या होगा? एक दूसरे को धक्का मारेगा, जिसको आप रिपल्शन बोलते हैं। उसके कारण क्या होगा? आपकी जीवनी शक्ति का क्षय होगा, आप रोगी बनेंगे। 2-3 दिन में आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। और रोज़ आप अच्छे से सोते हैं, सो जाओ 3 दिन उत्तर की ओर सर करके। देखो ना हमारे पूर्वज कितनी विजडम, उसको बुद्धिमत्ता नहीं कहते, उसको समझ कहते हैं, उसको विजडम कहते हैं। वो क्या करते थे? मरते हुए व्यक्ति के प्राण सरलता से निकल जाए, उत्तर को सर करके उसको लिटा देते थे, आराम से उसका विसर्जन हो जाए उसकी देह का। अब आप क्या कर रहे हैं? आप तो जीते रहते हुए उत्तर को सर किया तो विसर्जन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ना, और फिर बीमार हो रहे हैं और आपके ध्यान में नहीं आ रहा। फिर आप क्या कर रहे हैं? पश्चिम को सर कर रहे हैं। और पश्चिम के बारे में हमारे शास्त्र स्पष्ट बोलते हैं, पश्चिम को सर करके सोएंगे तो गहरी नींद नहीं आएगी। और वो क्या कहते हैं? यात्रा में जाओ तो पश्चिम को सर करके सोना। क्यों? तब यात्रा में ऐसे थोड़ी होता था बंद कमरे में सो गए, खुले में सराय में सोए हैं तो नींद बहुत गहरी ना आए, चोरी चकारी ना हो जाए, इसलिए कहते थे। पर आजकल तो चलेगा, पर सर किधर करना? या पूर्व को सर करो, आपका दायां ओर भी उत्तरी ध्रुव है ना, या पूर्व को सर करो तो आपका पाँव दक्षिण को होने चाहिए, बढ़िया नींद आएगी। या आप दक्षिण को सर करो तो आपके पाँव चलेंगे उत्तर की ओर, तो आपको बढ़िया गहरी नींद आएगी। तो आपको अच्छी तरह सोने के लिए 2 काम करने हैं। तीसरे आप क्या काम करते हैं? मतलब जहाँ भी देखो गलत गलत गलत। तो हमारी बात क्या है? मूल बात जीवन शैली में कहाँ गलती हैं उसी के ऊपर है। अब क्या करते हैं? सुबह का भोजन समय नहीं है, जल्दी से किया। दोपहर को समय नहीं है। तीसरा रात को समय है। अब ये समय क्यों नहीं है? सुबह पैसे कमाने हैं, दोपहर को समय क्यों नहीं है? पैसे कमाने हैं। अरे पैसों का करना क्या है? जब अच्छे से जी शरीर को यदि आप ठीक नहीं रख सकते तो पैसा किस काम का है? वहीं जाएगा, उसको सुधारने में ही जाएगा, फिर डॉक्टर के पास सुधरेगा नहीं, ये भी गारंटी है। हाँ। सुधरेगा नहीं, ठीक कहा आपने, वो नहीं सुधरने वाला। तो आप क्या कर रहे हैं? रात का भोजन। अरे नवीनतम खोज मैं आपको बताता हूँ,
जो डॉक्टर क्यों बताएंगे उनको, उसको पैसे से कमाई थोड़ी होती है। वो ठीक है बहुत पढ़े लिखे होंगे, पर वो बताएंगे जिससे कमाई होती है। मैं वो बताऊंगा जिससे आप स्वस्थ होते हैं। तो मेरी परंपरा करोड़ों साल की ये है भारत की, लोगों के हित में काम करना। मेरा हित अपने आप होगा, ये मेरी विजडम मेरे पास प्रभु की दी हुई है। मैं आपके लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं कैसे सुखी होऊंगा। मैं आपके सुख के लिए काम करूँगा, वो प्रभु मुझे सुखी बनाएगा। तो बताइए मैं आपसे ज़्यादा चतुर हूँ कि नहीं? तो ये चतुराई आप भी कर लो ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? रात का भोजन कर रहे हैं। तो खोज क्या है? खोज ये है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में आपके सारे शरीर को ऊर्जा देने की प्रक्रिया चलती है, वो एनर्जी बनती है जो पूरा शरीर जिसके कारण चलता है। और जितना काम जिसको ज़्यादा करना है उस अंग में आपका शरीर तंत्र उतनी ऊर्जा ज़्यादा भेजता है। अब इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, आपके शरीर में ऑक्सीडेशन होती है, जिसको आधुनिक विज्ञान ने कहा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, यानी आपके फ्री रेडिकल बनते हैं। वो फ्री रेडिकल क्या है? वो आपके लिए बीमारी है, मुसीबत है, समस्या है, जो आपको बूढ़ा बनाते हैं, बीमार बनाते हैं। तो आप क्या करते हैं? तो चलो एंटीऑक्सीडेंट खा लो। अरे क्या बात कर रहे हो? आपके कितने एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं आपको पता है? 10 घातांक 19। नहीं समझ आया होगा। रेज पावर 19, यानी आपको समझ आया होगा और जनता को, श्रोताओं को नहीं आया होगा। घातांक उनको कहाँ पता। रेज पावर 19 यानी 10 के आगे 19 शून्य 0 लगाओ। इतने प्रतिदिन आपके शरीर में फ्री रेडिकल बनते हैं जो आपको बूढ़ा बनाते हैं, बीमार बनाते हैं। कितने क्विंटल खाओगे एंटीऑक्सीडेंट? संभव ही नहीं है खाना। तो क्या करो? तो ज़रा सोचो, हमारे पूर्वज तो एंटीऑक्सीडेंट नहीं खाते थे। जिस व्यक्ति ने इस पे काम किया उसने बड़े अच्छे से बताया। उन्होंने बताया है, कहते मेरे पूर्वज क्या खाते थे? चटनी खा लेते थे, भुजिया खा लेते थे, बथुआ चौलाई की, सूखी रोटी, थोड़ा मक्खन रख लिया, वो खाते थे। हमसे कई गुना ज़्यादा स्वस्थ थे। वो स्वस्थ नहीं थे, बीमार ही नहीं थे, होते ही नहीं थे। मैगस्थनीज ने कहा है, इंडिका में अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे, उसमें लिख रहा है भारत के लोग बड़े अजीब हैं, ये कभी बीमार नहीं होते, इनके सर दर्द नहीं होता। बहुत सुंदर है ये, बड़ी अच्छी है ना जी। अब आप बताइए 2300 साल पहले भारत में कोई बीमार नहीं है। और अगली बात वो कह रहा है, ये लोग बहुत अजीब हैं, 120 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। आप तो बहुत विकसित हैं जी, आपका दावा है। आप तो 500 साल जिंदा रहते होंगे, 50 साल भी आप जिंदा नहीं रहते। दवाई खाकर जिंदा हैं आप। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब से आप दवाई खाना शुरू करते हैं और मरने तक दवाई खाते हैं, और दवाई के कारण जल्दी तो मर ही जाते हैं। ये जीवन है क्या? वो अमिताभ का डायलॉग बोलना पड़ेगा है कि मैं तो ख़त्म हो चुके हैं, कि जिंदा तो हो। अरे कोई ज़िंदगी है ये? इसको ज़िंदगी कहते हैं क्या? दवाई खा के जी रहे हैं? यही खेल है, आपको सारी उम्र दवाई खिला के जिंदा रखना। आपने कभी दवाई नहीं खाई? खाई ना, जब कभी बीमार हम होते हैं आयुर्वेदिक खाते हैं। क्यों? हम आप ही लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत बचाव करते हैं, तब भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाना पड़ता है। एलोपैथी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया आपने कभी? प्रभु कृपा है, हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती एलोपैथी की। हाँ, पत्नी के कभी कभी दांत दर्द होगी तो वो डॉक्टर के पास जाती है। मैं तो दांत दर्द में नहीं जाता, मैं तो फिटकरी का कुल्ला करता हूँ, 1 दिन में ठीक होता हूँ। दांत आप देख रहे हैं मैंने लगवाए नहीं है। क्यों? मुझे दांत तोड़वाने नहीं जाना है। डेंचर लगवाने तब जाऊंगा जब मेरे सारे दांत झड़ जाएंगे, नर्वस सिस्टम वीक होता है। पर ये मौलिक बात नहीं साहब। ये देखिए आप कर क्या रहे हैं, रात को खाना खा रहे हैं आप, और क्या हो रहा है वो बता रहा है वैज्ञानिक, जो शोध पत्र नए लिखे गए वो बता रहे हैं। वो बताते हैं कि जिस प्रकार क्लोरोफिल से सूरज के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अरे प्रभु, आपका शरीर भी यही करता है, जो वैज्ञानिकों को पता ही नहीं था आज तक। आपने हरा कुछ खाया? हमारे पूर्वज क्या करते थे? हरा खाया, दिन भर धूप में काम किया खेत में। जब वो व्यापारी है कोई है, धूप में तो जाता था ना। 15 मिनट धूप में रहो, इतना एंटीऑक्सीडेंट बनेगा। वो 19 घातांक 10 और आगे 19 शून्य, इतने जो फ्री रेडिकल बने वो समाप्त हो जाएंगे। आपको बाहर से एंटीऑक्सीडेंट खाने की ज़रूरत नहीं है। क्या खाया? बस हरा खाओ और खाने के बाद 15 मिनट धूप। और ये फोटोसिंथेसिस आपके अंदर होने चाहिए। अंदर भी होता है। सूर्य के प्रकाश में जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? वो एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। ये है नवीन खोज। तो जब एंटीऑक्सीडेंट बन गए
तो आप बीमार क्यों होंगे? न्यूट्रिशनिस्ट जो मॉडर्न डेज के हैं वो कहते हैं विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और हम ये भी देखते हैं कि उसके लिए भी आजकल सप्लीमेंट्स आ गए हैं, उसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मतलब वो सोच रहे हैं हम हेल्दी लाइफस्टाइल पर जा रहे हैं, लेकिन मिनरल्स, विटामिन्स और न्यूट्रिशन का इस्तेमाल वो जो भी सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं उनके ज़रिए कर रहे हैं प्राकृतिक के बजाय। उनको क्या कहना चाहेंगे? आपको कई एपिसोड करने पड़ेंगे इस विषय के ऊपर। एक में मेरा पूरा मन है, मेरे पास इतने काम नहीं सवाल हैं बनने आपको वाला। लेके। ये काम नहीं बनने वाला जी, पूरा। जी। अभी तो हमारी फिर भी इमीडिएट अगर फिर कोई भी जितना है उतना तो करेंगे जी। करेंगे ना। आप बताइए, अगर ये सब चीज़ें सही हैं तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जिनके पास लाखों रुपए लेने वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, राणा जी की इंडस्ट्री में कितने लोगों को कैंसर हो गया? क्यों हो रहा है उनको कैंसर? क्या उनके पास ये न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं है? मुझे तो लगता है जिसके पास न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है वही जल्दी मरते हैं। जिन गाँवों के लोगों के पास ये न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं है वो तो लंबी उम्र जीते हैं, बीमार कम पड़ते हैं। तो आप बताइए, क्या इनकी ये बात ठीक है? दूसरी बात, जो मैं आपको अपना एक निष्कर्ष बता रहा हूँ, उसके बारे में आपको हो सकता है वैज्ञानिक प्रमाण मिलेंगे, पर मैं आपको बताता हूँ ना, सामान्य बुद्धि से भी समझ आती है ये बातें। आपका लीवर जो है उसके पास एक प्रोग्रामिंग होती है, एक डिकोडिंग का वो होता है। वो क्या है? आपने जो भी चीज़ मुंह में डाली या सामने देखी, जैसे ही अंदर संदेश गया कि आप ये खाने वाले हैं, तुरंत लीवर के पास संदेश पहुंचता है कि आप ये खाने वाले हैं, और उसको पता है इसके लिए कौन से पाचक रस छोड़ने हैं, वो तैयार हो जाता है, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं अंग्रेजी में। वो तुरंत मुंह में डाला, उधर से डाइजेस्टिव एंजाइम आया। अरे आप समझिए, इस करोड़ों साल में लीवर को पता नहीं था कि हम लोग इतने बुद्धिमान हो जाएंगे, वो भी खाएंगे, वो भी बनाएंगे हम लोग, जिसकी प्रोग्रामिंग, जिसकी डिकोडिंग करने की क्षमता आपके लीवर के पास नहीं है। वो लीवर जानता ही नहीं है क्या है। जैसे आपका साल्ट है, आयोडाइज साल्ट, 1200 डिग्री पे गर्म किया लगभग, और क्यों किया? शरारत है ना, क्यों किया? सुखाने के लिए 100 डिग्री भी ज़्यादा है, क्यों किया 1200 डिग्री? उसके अंदर जो 80 खनिज में से 79 खनिज, एक कम 80 खनिज उड़ गए हवा में, वो एक खनिज रह गया। और सिद्धांत क्या कहता है हमारा, जो मुझे प्रभु की ओर से दर्शन हुआ है, सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन लीड्स टू टॉक्सिफिकेशन। अगर आप एक तत्व को अलग करते हैं, एक तत्व का पृथकीकरण करेंगे, तो वो विष बन जाएगा। और यहाँ तो सारे निकाल दिए आपके, तो नमक में से सब निकाल दिए। और नमक में से क्यों निकाल दिए? मॉडर्न मेडिकल साइंस तो इसी के ऊपर चलता है। हर दवाई उनकी सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन से बनी है साहब। देखिए, या तो सिंथेटिक बनी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनी है, एमिनो एसिड चेन उनकी बदली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कोई भी दवाई बना दी, वो शरीर कहाँ स्वीकार करेगा? उसकी कोडिंग आपकी लीवर के पास हो तो बताइए, कोई विश्व का वैज्ञानिक बता दे। उसका सिंथेसाइज करेगा आपका शरीर, यानी उसका पाचन करेगा? असंभव, वो कार्यक्रम नहीं है आपके शरीर के पास। दूसरा, अगर आपने वेजिटेबल किंगडम से, वनस्पति से बनाई वो दवाई, तो भी आपने क्या किया? मैं कहूँगा, ये बहुत हल्का शब्द मैं बोल रहा हूँ, मूर्खतापूर्ण काम किया या दुष्टतापूर्ण काम किया, या तो वो अक्ल ही नहीं है आप लोगों को। प्रकृति की बनाई हुई एक सुचारू, वो जो है सुव्यवस्थित एक संरचना है। तो हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों साल में क्या किया? कूटा, पीसा, जलाया, निचोड़ा, सब कुछ किया, मगर सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन वो कर नहीं सकते थे। क्या वो सोने का शोधन करते थे, वो तांबे को तैयार करते थे, क्या क्या बनाते थे, तांबे पारे से वो सोना बनाते थे। नागार्जुन का पूरा रसायन शास्त्र है, वो क्या नहीं कर सकते थे, पर फिर भी उन्होंने सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन नहीं की, एल्युमिनियम नहीं बनाया जी, ये अलाई नहीं बनाया। उनके पास विजडम थी, समझ थी। तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप जितनी दवाइयों की बात कर रहे हैं साहब, सब की सब तो जहर है आपके लिए, वो नमक भी जहर है आपके लिए। और एलोपैथी की जितनी दवाइयाँ हैं वो इस सिद्धांत के अनुसार सब आपको मार देंगी, किडनी को फेल करेंगी। अब मुझे एक दवाई बता दो जो किडनी फेल नहीं करती। आप कैल्शियम खाते हैं, गोली खाते हैं ना, आपको लगता होगा एकदम निरापद है, हानि रहित है। अरे साहब, रिसर्च पेपर है 1 से ज़्यादा, और पश्चिम के लिखे हुए, 86% आर्टरी ब्लॉकेज होती है कैल्शियम की गोली खाने के कारण। सिंथेटिक है वो, आपका शरीर उसको सिंथेसाइज का अर्थ है पाचन नहीं करता है। इसलिए राजीव दीक्षित जी ने जो प्रचलित कर दिया ना, पनवाड़ी से चूना ले आओ,
कौन सा तंबाकू के साथ खाने वाला, मैं तंबाकू लाने को नहीं कह रहा हूँ, चूना लाने को कह रहा हूँ। 1-2 गेहूं के दाने के बराबर खाओ। मेरे रोगियों में 1 लाख से ज़्यादा रोगी अब तक मेरे संपर्क में आ चुके हैं और प्रभु कृपा है 95-98% ठीक हुए हैं। मेरा बेटा ही रोज़ बड़े गर्व से कहता रहता है, पिताजी मेरे तो सारे रोगी ठीक हो गए, पिताजी मेरे सारे रोगी ठीक हो गए। मैं उसके अहम को आहत नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ वो जो मैंने कम्बिनेशन 10-15 बनाकर रखे हैं बेटे, वही तो तुम प्रयोग कर रहे हो ना। जो 50 साल की साधना है हमारी, उससे हो रहा है तो रोगी ठीक हो रहे हैं। उससे क्यों हो रहे हैं? वो सब सिंथेसाइज होता है शरीर में जाकर। आपका चूने कितने पैसे लगते हैं? 10 रुपए में आप 100 लोगों की चिकित्सा करोगे। गेहूं के दाने के बराबर खाओ, सैकड़ों रोगी। वैद्य जी मेरी कमर दर्द चली गई, वैद्य जी मेरे घुटने की दर्द चली गई। क्या हुआ? कैल्शियम बन गया ना, वो पूरा पाचन हुआ। आपकी गोली तो आर्टरी ब्लॉकेज करेगी और आप 1200 मिलीग्राम खिला रहे हैं। कहाँ है समझदारी? शरारत है कि नहीं? उन्हीं लोगों का रिसर्च पेपर है और वही लोग आपको कैल्शियम खिला रहे हैं। वो आपको ठीक करना चाहते हैं क्या? एक और बात इसके साथ जोड़ना चाहूँगा मैं। स्टेटिन समझते हैं आप? कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए जितनी दवाइयाँ हैं वो स्टेटिन वर्ग की दवाइयाँ हैं, उस कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। और उसके कारण जानते हैं आप क्या क्या होता है? आपके शरीर में Q10 नाम का एक तत्व बनता है जी। वो Q10 क्या करता है? आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम, शक्ति देने का काम, स्वास्थ्य बनाने का काम वही काम करता है Q10। अगर वो नहीं बनेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। वो क्या है? फैट सॉल्युबल है, अर्थात वो घी तेल चर्बी में घुलनशील है वो। तो स्टेटिन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को रोकने के नाम पे आपके मस्तिष्क में फैट का जाना रोक देता है। वो तो जा रहा है लेकिन आपको उसका एहसास बंद नहीं हो गया। अब ये Q10 इतनी ज़बरदस्त चीज़ है जो आपके शरीर के अंदर स्टेम सेल को क्रियाशील करता है। इतना कमाल करता है, जहाँ पे नस नाड़ियाँ, आर्टरी वेसल नहीं है, ज़रूरत है वहाँ बना देता है। आपने उस अमृत तत्व को आपने जो समाप्त करने का काम कर दिया स्टेटिन वर्ग की दवाइयाँ। आप बताइए, जो जो लोग ये दवाई खा रहे होते हैं कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने की और डायबिटीज़ की दवाई, एकदम मरे मरे से नहीं लगते? जीवन होता ही नहीं है उनमें, ना बोलने में, ना चलने में, ना फिरने में। मैं जितनी ऊर्जा से बात कर रहा हूँ, 74 साल की आयु में, 75 का मैं होने वाला हूँ। क्या आज के नौजवानों में वो एनर्जी है? जिस घर में रह रहा हूँ, मैंने उन 2 जवानों को कहा, मैं क्या तुम्हारे में इतनी एनर्जी है जितनी मेरी में है? ऐसे बैठे हो जैसे मार खा के बैठे हो, जान ही नहीं है, जबकि मेरे से तुम्हारी ताकत 4 गुना होनी चाहिए। है तुम्हारे में जान? उनको महसूस हुआ कि कहीं गलत हो रहा है कपूर साहब के घर से। तो आप बताइए, आपकी दवाइयाँ कहाँ सही हैं? आप खाना पीना गलत, उसके बाद जिसको आप स्वास्थ्य का रक्षक मान रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं आप, मैं बहुत गंभीर और ख़तरनाक बात कह रहा हूँ, पता नहीं आप आगे इसको बताना चाहेंगे कि नहीं, मतलब आपको बताने की अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यदि आप डेथ बाय मेडिसिन नाम की किताब को डाउनलोड करें, पूरी किताब तो नहीं, 30-32 पेज आ जाएंगे। 2001 के एक अमेरिकन डॉक्टर की किताब है जो ये बता रही है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग 2001 में मरे हैं दवाई खाकर। सही से चुनी गई सही दवाइयाँ जो उनकी नज़र में सही है, उससे लोग कितने मरे? लगभग 7,86,000 लोग मरे ऑन द रिकॉर्ड। और वो डॉक्टर कह रहे हैं उस किताब में, वो कह रहे हैं दिस इज टिप ऑफ आइसबर्ग। ये तो छोटी सी सच्चाई है, वास्तव में से कई गुना ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि जिसकी दवाई से मरा वो डॉक्टर है और जिसने डेथ सर्टिफिकेट लिखना है वो भी डॉक्टर है। वो लिखता नहीं है आसानी से कि दवाई से व्यक्ति मरा है, इससे कहीं ज़्यादा मर रहे हैं। अरे 40 करोड़ में लोग 7,86,000, आपके देश में कितने मरते होंगे? कम से कम 4 गुना तो आबादी है हमारी है, तो 832 लाख लोग दवाई खाकर मरते होंगे। वो व्यक्ति बता रहा है 80,000 लोग, जिसको WHO कहता है ना कि सबसे ज़्यादा दुनिया के लोग कार्डियक हृदय रोगों के कारण मरते हैं, उससे 80,000 कम लोग मरे हैं 2001 में। 2001 से लेकर आज तक क्या हालत हुई होगी? वही किताब बता रही है। 2 करोड़ लोगों को अमेरिका जैसे देश में बिना ज़रूरत के आप हॉस्पिटलाइज करते हैं, दवाई खिलाते हैं, एंटीबायोटिक खिलाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, सी सेक्शन करते हैं महिलाओं का। कहाँ? अमेरिका में। भारत में क्या हो रहा होगा? अमेरिका का याद रखिए, यहाँ पूछ सकते हैं ये दवाई मुझे क्यों दी। आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी अपने डॉक्टर से नहीं पूछ सकता कि क्यों दी दवाई? पूछा आपने आज तक? आपकी हिम्मत हुई? नहीं।
और अस्पताल में एडमिट हो तब अगर तो और पूछ मामला लो, और दूसरा पूछ है। लो तो बोलता है डॉक्टर तुम हो कि मैं मैं हूँ, हूँ। कहीं और जाओ। ऐसे देश में ये संख्या इससे कहीं ज़्यादा होगी कि नहीं? बिल्कुल। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग आजकल मर रहे हैं तो किससे मर रहे हैं? दवाई खाकर। अब फिर वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, आपके पास विकल्प कोई नहीं है। और आपको लगता है आयुर्वेद फालतू की चीज़ है। अरे साहब, बाबा रामदेव के साथ जो इनका झगड़ा हुआ उसके बाद इन लोगों ने झगड़ा बंद कर दिया। क्यों? ये एक्सपोज हो रहे थे, सच्चाई सामने आ रही थी। एक बीमारी का इलाज बताओ, मैं आपके मन से फिर बोलता हूँ, जिसको आप कर सकते हैं। हमारी दादी नानी जो है भी 100 बीमारियों का इलाज तो घर में कर लेती थी, अजवाइन, धनिया, लहसुन, पुदीने के साथ। तुम कर सकते हो? एक बीमारी बताओ। डायबिटीज़ का दवाई का इलाज शुरू किया, व्यक्ति जल्दी मरेगा दवाई खाने के कारण। और ठीक कभी होगा? कब होगा ठीक, ज़रा बता दीजिए। हमको आप दीजिए 100 मरीज़, मुझको नहीं, मेरे जैसे सब लोगों को दीजिए। वो देसी टोटकों से सबको ठीक कर देंगे। मेरे सैकड़ों लोग ठीक होते हैं। तो आप बताइए ना, आप जहाँ स्वास्थ्य पाने के लिए जा रहे हैं, पहले तो गलत खान-पान, जीवन शैली से आपने अपने आप को बीमार बना दिया, क्योंकि आपको जानकारी देने वाला कोई नहीं है। अगर कोई दवाई की चपेट में आ ही गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं अस्पतालों में तो अब लंबी लंबी लाइन लग रही है। आपने कहा डायबिटीज़, आपने कहा बीपी, ये जीवनचर्या का हिस्सा हो गया है कि सुबह उठ के मेटफॉर्मिन ले लेनी है, बीपी की दवाई ले लेनी है, कोई दवाई ले लेनी है। ये लोगों का अब जिसकी जीवनचर्या में आ गया उसका क्या होगा? वो तो सुन के आपको घबरा जाएगा। आपके माध्यम से मैं यही लोगों को बताना चाहता हूँ। मुझे प्रभु कृपा से करोड़ों लोगों ने देखा है, शायद 18-20 करोड़ लोगों ने अभी तक देखा है भारत और विदेश में। उनमें से मुझे हज़ारों लोग ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि वैद्य जी जब से आप हमें मिले हैं, मुझे कई लोग जो है गुरुजी कह देते हैं, जबकि गुरु तो मैं उसको मानता हूँ जो आध्यात्मिक गुरु हो। जी। मैं वो नहीं हूँ, पर उनके विचारों की श्रद्धा, भारत की परंपरा है, गुरुजी कह देते हैं। गुरुजी जब से आप हम मिले, देखा नहीं, हम प्रत्यक्ष नहीं मिले, तो तब से वो कह रहे हैं हमारे घर में दवाई आना बंद हो गया है। तो आप बताइए, आप जीवन भर दवाई खाने के लिए आए हैं क्या संसार में? प्रभु ने इसलिए आपको बनाया। हमारे पूर्वज तो कितने स्वस्थ थे, आज भी कुछ लोग हैं। अभी जिनके घर पे मैं उन्हीं के एक अतिथि आए, उनका नाम भी राजेश था और वो हरियाणा के रहने वाले हैं, हिसार के। कहते मेरे पिता रिटायर्ड कर्नल हैं, 85 साल के हैं, पूरे खेतों में घूम कर आते हैं, एक दवाई नहीं कभी खाई जीवन में उन्होंने, एक गोली नहीं खाई। आप बताओ, आधुनिक जीवन में कोई है ऐसा बोलने वाला? मैं बहुत विकसित हूँ, मैं बहुत आधुनिक हूँ, मैं दवाई नहीं खाता हूँ। हाँ, तो आधुनिक का मतलब ही हो गया दवाइयाँ खा रहे हैं। इससे बाहर निकलना है, आप जीवन शैली को बदलिए, प्रभु कृपा से 90% बीमारियाँ आपकी समाप्त हो जाएंगी। और मैं एक और बात कह दूँ, यदि आपको सचमुच ये करना है, एक एपिसोड में कुछ नहीं होने वाला। आकर बैठो, प्रतिदिन 3 घंटे की ट्रेनिंग लो, प्रशिक्षण लो, और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद प्रभु कृपा से आपकी सारी बीमारियां ठीक होंगी। मैं ये आपकी बात समझ गया और मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। अब मैं कुछ सवाल आधुनिक जीवन शैली जो हम कहते हैं उसकी चुनौती, जैसे ये बहुत होता है, मेरे पिताजी और आपकी उम्र जो है वो समान है और मैं उनको बहुत फिट पाता हूँ और ईश्वर की कृपा है कि वो एकदम स्वस्थ और हम ये सोचते हैं कि उनके जैसे हमको खाने में आज बाहर कुछ मिल जाए तो हम लालायित हो जाते हैं, और उनको अगर चाय के साथ रोटी खाना हो या वो जो देसी जो पुराना, तो उसमें उनको वही आनंद मिलता है क्योंकि उनकी वो आदत बनी हुई है। दूसरी चीज़, आम तौर पर जैसे हमारी लाइफस्टाइल है, बैठना बहुत ज़्यादा है, शारीरिक श्रम शून्य हो जाता है, मस्तिष्क का श्रम ज़्यादा हो जाता है। तीसरी बड़ी चीज़, आप स्वयं सोलन में रहते हैं। मेरे मन में ये प्रश्न आता है कई बार, मैं जितने आयुर्वेद के जानकारों को देखता हूँ वो बड़ी सेफ जगह पर बने हुए हैं, पहाड़ में, स्वच्छ जगह पे। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, अभी मैं इंदौर जाता हूँ तो वहाँ की हवा में सांस लेकर या वहाँ का पानी पीकर नर्मदा का, कुछ दिन में मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगती है। लेकिन अब मैं क्योंकि बहुत लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में हूँ और ज़्यादातर लोग मुंबई, दिल्ली एनसीआर या अन्य जगहों पर रह रहे हैं, बेंगलुरु, जो कि बड़ी सिटीज़ सो कॉल्ड कह सकते हैं आप, यहाँ की जीवनचर्या में ये चीज़ें एक ऐसा हो गया है कि इनसे आप बच नहीं सकते हो, जिस तरह की जीवनचर्या है। और वो लोग जब आपको सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि वैद्य जी सोलन में रहकर तो आनंद हो सकता है, यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहकर हम कैसे जीवन जिएं और इस हेक्टिक लाइफस्टाइल में कैसे जिएं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ये सूची बहुत लंबी है कि आधुनिक जीवन शैली में खराब क्या क्या है, वो फिर कभी बात करेंगे। मुख्य बात है क्या करें, तो कोई समस्या ही नहीं है। ये तो हमारे पास हमारे पूर्वजों के पास, मेरे पास नहीं। हर बात का समाधान ये चुटकियों में है ना। क्या करना है आपको? पूरी दिल्ली के
जितनी भी गाड़ियों के कारण प्रदूषण है सबसे ज़्यादा उसके कारण होता है। इतनी गाड़ियाँ और चला दो, वो प्रदूषण नहीं होगा। आपके सामने सच है, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। आधुनिकता की दौड़ में समय नहीं है। अग्निहोत्र करिए, 5 मिनट लगते हैं। आपको याद दिला देता हूँ, 1984 में जब वो भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें वहाँ का परिवार था कुशवा जी। परिवार का समाचार, आप तो जर्नलिज्म से जुड़े हैं, जी जी। रेलवे कॉलोनी में जो सबसे ज़्यादा लोग जहाँ मरे, कुशवा परिवार के एक व्यक्ति को एक छींक भी नहीं आई थी। क्यों? आधी रात को जब सांस रुकने लगा, उठकर उन्होंने अग्निहोत्र किया और उसके बाद सो गए आराम से। सुबह उठकर देखा उन्होंने, पड़ोसी मर गए, पड़ोसी मर रहे थे, चीख पुकार मची उन पर हुई काफी थी। शोध हुआ, विदेशियों ने है बहुत ना? शोध किया कि ये परिवार तो बचा कैसे। अब आप क्या कर रहे हैं, है ना? पहले जो सरकार थी, उस कुछ वैज्ञानिक मुझे मिले दिल्ली, बम्बई और चेन्नई के। उन लोगों ने मुझे बताया, पतंजलि के वहाँ हम रुके हुए थे। मैं कहा ये सब आप क्यों नहीं करते? बाबा को सिखाने आए हैं आप अग्निहोत्र, आपने क्यों नहीं किया वहाँ पे अपने? वो कहते क्या करें, हमारे डायरेक्टर जनरल ने हमको कहा कि मैडम ने कहा है इसके ऊपर बात नहीं करनी। अब मैडम कौन थी उस समय में आपको समझ आ गया जी होगा। जी समझ गया। अब तो नहीं है मैडम, हम्म। अब तो करो। पर अब समस्या क्या है? अब हमारी सरकार के हर व्यक्ति के चारों ओर वो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि भारत का कल्याण हो। वो नहीं चाहते आयुर्वेद आगे बढ़े, वो नहीं चाहते ये सब ठीक हो। आपके दिल्ली के केवल 1% परिवार, 1 करोड़ का 1% आप निकाल लीजिए, 1 लाख परिवार, ये अग्निहोत्र शुरू कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ दुगनी गाड़ी चलाइए आप, सारा प्रदूषण हवा का समाप्त हो जाएगा। आप कहेंगे फिर जांच करेंगे क्या जब 1 लाख परिवार ये करने लग जाएंगे? नहीं, एक परिवार एक कमरे में करो। ये किया ना कई विश्वविद्यालयों ने, एक कमरे में आग जलाई उतनी, दूसरे कमरे में अग्निहोत्र किया, देखा वहाँ का बैक्टीरियल काउंट 96% कम हुआ, 96.4%। 1 हफ्ते बाद देखा काउंट उतना ही था, 1 महीने बाद देखा काउंट लगभग उतना ही था। आप बताइए, जो 30 दिन तक आपके वायुमंडल को शुद्ध रख सकती है तकनीक, आप वो नहीं कर रहे हैं। अब इसमें एक ये होता है कि मैं बिल्कुल सूर्योदय के समय पर या संध्या काल में सूर्यास्त के समय पर वो समय नियोजित नहीं कर पा रहा हूँ, देसी गाय का कंडा या उपला नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, देसी गाय का घी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, देसी गाय ही नहीं समझ में आ रही है मुझे कि मैं किसको देसी मानूं। इसके कन्फ्यूजन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को आप जब बताएंगे तो वो ये चीज़ है। हालांकि मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि मैं खुद बहुत पुरानी परंपरा में रहा, मेरे परिवार की परंपरा रही, तो हमारे यहाँ होता है। लेकिन मैं जब अन्य लोगों को ये बताता हूँ तो वो इन चुनौतियों में आ जाते हैं, बोले कौन झंझट में पड़ेगा भाई। मैंने कहा कुछ नहीं, कंडा जलाकर देख लो, एक उपला जलाकर देख लो, उसका फ़र्क देख लो, बाकी सब घी और धान छोड़ दो उसको डालना। आपने बहुत सुंदर सूत्र बताया, मैं इसको प्रमाणिक आपको जानकारी देता हूँ, प्रमाणिक मेरा अनुभव। ये आप नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो होता क्या है, जितना आप बीमार होने के ऊपर एक दिन अपने जांच में खर्च करते हैं, उतना आपने कभी गाय ढूंढने में, गाय का गोबर ढूंढने में, गाय का घी ढूंढने में और पात्र ढूंढने में कभी लगाया? ईमानदारी से बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। अब प्रयास करने से पहले ही आपने समर्पण कर दिया है ना? उसके प्रति वो ललक नहीं है। आपने प्रयास ही नहीं किया, आपको पहले ही लग गया कि हो नहीं सकता, तो कैसे हो जाएगा? आप केवल इतना समय लगाइए जितना एक दिन की आप अपनी बीमारियों की जांच में लगाते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना? मैं ही सब कुछ उपलब्ध करवा दूंगा, पर आप अपने स्तर पे कोशिश तो करो। नंबर 2, कुछ नहीं कर सकते। सुबोध जी हैं गाजियाबाद में, उन्होंने विदेशी गऊओं को देसी गऊएं बनाया 2008 में। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को ये बताना शुरू किया कि विदेशी गाय जहरीली है, बीटा कैसिन A1 वाली, और देसी गाय बीटा कैसिन A2 वाली है। राष्ट्रपति से भी बात की उन्होंने, अब्दुल कलाम जी से। अब्दुल कलाम जी सहमत हो गए, कहती मैं करूं क्या, आप मुझे रास्ता बताओ। कुछ नहीं कर पाए राष्ट्रपति भी। उन्होंने किया, क्या किया? 10 साल तक क्रॉस किया देसी सांड के साथ, उसको कृत्रिम नहीं, नेचुरल, जो नेचुरल है वो किया। बछिया आई, 3 साल बाद फिर क्या किया? तीसरी पीढ़ी में वो शुद्ध स्वदेशी गाय बन गई, उसको दूसरे बाड़े में रख दिया। वहाँ पे गाय का गोबर भी है और आपके पास वहाँ गाय का घी भी है। ऐसी कई विकल्प और होंगे। तो वहाँ से बरसात खत्म होते ही गाय का गोबर उठा लाइए, जो स्वस्थ गाय, सुंदर गाय का हो, थोड़ा मजबूत हो गाय का गोबर, ढीला पतला ना हो, लाओ। उसके अंदर 1 किलो गोबर में 100 ग्राम देसी गाय का घी डालो, 100 ग्राम उसके ऊपर गुड़ डालो ऑर्गेनिक, डालकर उसको आप मसल कर बत्ती उंगली जैसी बना लो, सुखा लो। बत्ती जैसे होती है, 2 बत्ती जैसी बना लो, मोटी पतली कैसी भी बना लो, छोटी बड़ी। बनाने के बाद इस कमरे में
मैंने वो जलाई थी धूप बत्ती। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप शेयर कर बताइए, देता हूं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एनर्जी लेवल बढ़ गया? ये एक्सपीरियंस बताना चाह रहा था, अच्छा हुआ आप बात यहाँ ले आए। जब हम यहाँ आए तो वैद्य जी ने कहा कि क्या यहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम है? आमतौर पर स्टूडियो में एसी चलते हैं या हम देखते हैं यहाँ मल्टीपल स्टूडियोज होते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा घुटन का अनुभव होता है। तो यहाँ पर उन्होंने आते ही एक धूप बत्ती निकाली, उसको जलाया और वो एहसास है, हम सब लोग यहाँ पर थे और सबको कहा कि अब आप, तो हमने उसको महसूस भी किया। और मैं पूछने भी वाला था कि वो चीज़ क्या है, और उन्होंने अभी बातचीत में ये पहली बार मेरे सामने जानकारी है। अब इसको कंटिन्यू करें कि वो क्या है और उसको घर में क्यों जलाया जाए और उससे क्या फ़ायदा हो। देखिए, जब मैं इस कमरे में आया तो इस कमरे में, बंद कमरे में, एक तो आपके सब जगह नायलॉन बिछा है, इसमें से वही डाइऑक्सिन फेरोन जहर निकल रहा है। पौधे आपने रखे हैं सजावट के लिए, आंखों को अच्छे लगते हैं, इसमें से भी जहर निकल रहा है। दीवारों के ऊपर आपके ऑक्साइड लगा है, जहर निकल रहा है। ये मरकरी लाइट से इनके अंदर से मरकरी आ रही है, ब्रेन सेल को डैमेज कर रही है। तो मुझे तो परेशानी हो रही थी। तो मुझे लगा कि जो मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं इनका भी एनर्जी लेवल अच्छा रहना चाहिए, मेरा भी। तो मैं साथ लेकर आया था धूप बत्ती, यही घी गोबर गुड़। उसमें एक चीज़ और है, सुगंध के लिए जटामासी डाली है, नागर मोथा डाला है, वो था और कुछ नहीं। वो जलाई और अब ये स्थिति है, मुझे गहरा सांस लेने को मन कर रहा है, तब सांस लेने को मन नहीं कर रहा था। तो कोई लोबान वगैरह भी डाल सकता है इसमें? डाल दीजिए जी। और वो उनका जो शांति कुंज हरिद्वार का आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ी सी 100 ग्राम 50 ग्राम उनकी हवन सामग्री डाल दीजिए। उनका नाम मैंने इसलिए लिया कि वो ईमानदारी से सामग्री बनाते हैं, शुद्ध है। तो आपका काम हो गया ना। इतनी ऑक्सीजन बनेगी। चित्रकूट के डिप्टी कमिश्नर, मेरे एक मित्र आप जैसे हैं प्रोफेसर, वो मुझे वहाँ ले गए। वहाँ पे एक आश्रम है, उसका मुझे उन्होंने कुछ बनाया हुआ है। वो कहे जी डीसी से मिलवाते हैं, मेरे सहपाठी है। गए तो 15 मिनट का टाइम दिया। गए तो काहे के 15 मिनट, तो सवा घंटा से ऊपर समय हो गया। जाते ही मुझे घुटन हुई। मैंने वो धूप बत्ती जला दी। उन्होंने कहा हमारा सायरन बज जाएगा एकदम। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, इतना सा धुआं कम निकलता है। कुछ नहीं हुआ। और जब मैं गया तो डिप्टी कमिश्नर महोदय का रंग था पीला। मुझे लगा शायद लीवर ख़राब है। जब हम उठकर आए हैं तो उनका रंग लाल हो चुका था और वो झुककर बैठे थे, सीधे बैठ गए थे। इतनी ऑक्सीजन कमरे में बनी। और वहाँ पे एक प्रोफेशनल IAS भी बैठा था। सिद्धांत क्या काम करता है इसमें? जी, सिद्धांत का मुझे ज़्यादा गहराई से नहीं पता, पर एक बात है, एक ऐसे क्लेम हमने जगह जगह पढ़े हैं कि गाय का घी जलने पे ऑक्सीजन बनती है। मेरा अनुभव ये है, जो आज तक का है, जगह जगह से मुझे, देसी गाय का घी, देसी गाय का गोबर और गुड़ मिलाकर जब 3 चीज़ें जलाते हैं हम जगरी को, इतना ज़बरदस्त ऑक्सीजन का विस्फोट होता है वहाँ पे, ऊर्जा का। आसपास के सारे कीटाणु मर जाते हैं। मुझे घर में जब जुकाम होता है, खांसी होती है, बुखार होती है, तुरंत हम ये धूप जलाते हैं। अरे 2-3 दिन से जलाई नहीं, सारी इन्फेक्शन ख़त्म। और इसके बाद अगला चमत्कार आपको बताएं, ज़रा आप मुझे वो थोड़ी सी भस्म दे दीजिए उसकी। ये भस्म आपके पास आ गई? ये वही गुड़ घी गोबर को जलकर जो बनी, देसी गाय का घी गोबर इसमें सब है। इसका चमत्कार और बताएं, आपको फेंकना नहीं है इसको। ये भी कमाल की चीज़ है। हाथ ऐसे करिए आप ज़रा, मैं दबाऊंगा, आपको रोकना है। नहीं, शायद 2 हाथ से भी ना रुके। अब आप देखिए, मेरी हल्दी का तिलक लगा है। ये बाजार का जहरीले तिलक मैं नहीं लगाता हूँ, नकली सिंदूर का। अब आप देखिए, ठीक है। अब देखिए आप क्या हुआ, ये देखिए। लोग पता क्या कहेंगे, ये दोनों मिले हुए हैं। नहीं बिल्कुल, है ना। मैं पहले मिलकर करेंगे क्या, अभी नहीं रोक पा रहा हूं, क्योंकि आप भी तो अपने घर पे करके देख लेंगे ना। जी। तो इस गोबर का कमाल देखिए, तिलक लगाने से मेरी ताकत बढ़ गई। लगाते ही स्ट्रेस चला जाता है। मैं ऐसे एकदम ताज़ा हो गया हूँ इसको लगाने के बाद। आप फेंक नहीं सकते इसको भी, इसको संभाल कर रखिए। खांसी जुकाम बुखार, इतने से गुड़ या शहद के साथ चाटो, शायद ठीक हो जाए। अग्निहोत्र के कई प्रयोग हैं। उसकी भस्म को खेतों में डालने से फसल लहलहा उठती है, पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ऐसे भी कई लोगों ने प्रयोग हुआ ना। चेकोस्लोवाकिया में कुछ वैज्ञानिक गए, वो हमसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। रेडिएशन आपको पता है, वहाँ बहुत भारी रेडिएशन थी। एक किताब छपी है, उसके ऊपर है। नेट के ऊपर जाइए, वहाँ पे लिखिए होमा थेरेपी। वहाँ पे जो टेस्टिमोनियल की टैब ऊपर आएगी, उसको खोलिए, देखिए ना, सारी दुनिया के लोग ठीक हो रहे हैं इसके कारण। उन्होंने किया वहाँ पे, उनका जब सैंपल टेस्ट किया, एयर सैंपल, उन्होंने कहती रेडिएशन कम हो गई एक ही बार में। तो आप करिए तो सही, आपका पूरा दिल्ली सुरक्षित हो जाएगा। और जितनी आपकी एलर्जी की, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, पॉल्यूशन का, बच्चों के लंग्स ख़राब हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, दमा हो रहा है, एलर्जी का अस्थमा हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतना सरल काम,
एक बार आपको पात्र मंगवाना है, ये अग्निहोत्र पात्र भोपाल से मिल जाएगा, वहाँ पे नलिनी दीदी नेट पे ढूंढ लेना आप, माधव आश्रम भोपाल। वो पात्र सही स्पेसिफिकेशन का, जी जी, उसका आकार ठीक साइज है, जो है वही होना चाहिए। जी। मंगाइए, और उसके बाद घी लाइए, गोबर के उपले लाइए और करिए सुबह शाम। नेट से आप डाउनलोड कर लीजिए टाइम टेबल दिल्ली का, सुबह शाम का कौन सा टाइम टेबल उस पर लिखा होता है, सूर्योदय और अग्निहोत्र सूर्य- बड्डी, अग्निहोत्र बड्डी, उस आपका बता देगा टाइम। चावल बिना पॉलिश का साबुत, और क्या लगेगा, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और वैद जी आती है, वो ये है कि धुआं जो है उसको अवॉइड किया जाता है। बहुत सारे लोग, एक क्या अच्छा धुआं और बुरा धुआं जैसी भी कोई चीज़ होती जी है? बिल्कुल ठीक होता है। इसके अंदर जो गैसेज है उसके ऊपर काम हुआ है। जी। आप जो गैसेज आपके ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे वर्षा होती है, वो सारी गैसेज इसमें से निकलती हैं, और पूरी गैसेज अभी तक वैज्ञानिक जान भी नहीं पाए हैं, वो सब इससे निकलती हैं। इसकी भस्म उठाकर लोग पानी में डालते हैं, पानी एकदम शुद्ध हो जाता है। और चमत्कार, इसको आपने 1 लीटर में यदि आपने इसका 1 ग्राम डाल दिया, उसके अंदर ऑक्सीजन लगभग 40-45% बढ़ जाएगी। यही भस्म अगर आपने 3 बार जला दी तो महाभस्म बन गई। उसमें 70-80% जो है, 70% से अधिक ऑक्सीजन बढ़ गई। तो फिर कैंसर के इलाज की ज़रूरत क्या है? जो शोध पत्र है वो बोलता है कार्सिनोमा सेल कांट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा दो, सड़न से तो एसिड और सड़न, अम्ल पित्त और सड़न से तो बना कैंसर सेल। तो जब पानी आप लगातार वही पी रहे हैं, तो पानी के माध्यम से ऑक्सीजन सब जगह गया, तो कैंसर मरेगा कि नहीं मरेगा, किडनी फेलियर ठीक होगा कि नहीं होगा, आपके लाल रक्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपके सारे रोग ठीक होने लगेंगे। तो पानी में डालो, बस 1 घंटे के अंदर उसका प्रयोग कर लो, ऑक्सीजन भरपूर मिल जाएगी। और क्या चाहिए आपको? अच्छा, एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि आज का जो दौर है उसमें आपने ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक कहा, पोल्यूशन की बात भी आपने कही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि खाना जो है वो भी अब हमारे वश में नहीं है। सब्जियां जो हैं उसके बारे में हम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, हम जानते, ये गायों को जो का दूध मिल रहा है हमको, वो कुछ इसी तरह से विषाक्त हो चुका है, भोजन सामग्री विषाक्त हो गई है, पैकेज्ड फूड जो है प्रिजर्वेटिव से मिला हुआ वो विषाक्त हो चुका है। ऐसा सुनते हैं, सब लोग चिंतित भी रहते हैं, लेकिन वही खाते खाते सुनते हैं, वही खाते खाते गुनते हैं कि अरे ये तो बड़ा खतरनाक है, पर क्या करें, खा रहे हैं। मजबूरी है जी। पहली बात तो थोड़ी मुश्किल है। नोएडा में मेरे कोर्सेज होते थे, यहाँ पे मेरे बहुत कोर्स हुए हैं। तो एक दिन जब मुझे लगा कि हमारे संबंध अच्छे बन गए हैं, तो मैंने एक थोड़ी कड़वी बात कहने की हिम्मत की, और उसका परिणाम बड़ा अच्छा हुआ। मैं कहा जी क्या फ़ायदा आपका पैसा कमाने का, इस पैसे को कमाकर आप खाते तो जहर ही हो, किस काम की आपकी ये कमाई? कि वैद जी फिर क्या करें? मैं कहा या तो फार्म हाउस खरीदो, या किराए पे लो, या जो खेती करने वाला है किसी एक को तो दोस्त बनाओ, अपने परिवार का एक मित्र बनाओ, एक ईमानदार किसान को, उसको 2-4 रुपए मूल्य ज़्यादा दो। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, मैं मंगल ग्रह से या किसी चंद्रलोक से तो नहीं आया, यही सब कुछ हमारे हिमाचल में भी सब कुछ यही है। मत सोचिए कि वहाँ कुछ अलग है, पानी भी वैसा ही है, हवा भी वैसी है, और आहार भी वही है जो दिल्ली से जाता है जहरीला, वही सब है। तो हम ठीक कैसे हैं? अब 2-4 काम करिए, मैंने इस पर खूब काम किया, आपके काम आएंगी मेरे जीवन भर की कमाई। नंबर 1, आप प्लास्टिक नायलॉन का जूता पहनना बंद कर दीजिए। मैंने अपने बच्चे के लिए, 3 साल के पोते के लिए, कहते हैं ना ब्याज बड़ा प्यारा होता है, बड़ा दुख होता था नायलॉन की चप्पल जूते। बाज़ार में गया, उस दिन मैं स्वयं मोची बन गया, लेदर ख़रीदा, एडेसिव लाया, और उसके जूते 6 जोड़ी थे, सब लाकर उसके अंदर वो पतावा डाल दिया। आपका पाँव का सोल इतना संवेदनशील है, माइग्रेन, सर दर्द, आप देसी गाय का घी या बढ़िया सरसों के तेल के मालिश करो। मैंने 40 साल सर दर्द भुगती है लीवर ख़राब होने के कारण। ये मालिश करने के बाद मेरी सर दर्द गायब, और मेरे हज़ारों रोगी मालिश से ठीक हो गए, और सब जो माइग्रेन के डॉक्टर बन गए। यही तो कह रहा है, देसी मालिश करो, घी की मालिश कर लीजिए पाँव के नीचे, पाँव के नीचे। आपका माइग्रेन चला जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कम हो जाएगी, हार्ट मजबूत हो जाएगा, आंखें तेज़ हो जाएगी, आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी, आंखें सुंदर हो जाएंगी, और स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, सर दर्द वगैरह सब गई। एक टिप। नंबर 2, अभी नायलॉन के जूते छोड़ दो, कहना तो आसान है, प्योर लेदर नहीं मिलता। मैं भी लेदर की चप्पल लाया, जब उसको देखा, अच्छी महंगी किसी प्रतिष्ठित जगह से लाया, देखा वो तो नकली लेदर था, क्रोम लेदर था। फिर मैंने लेदर 100 रुपये का पतावा और डलवाया ऊपर से।
ये शुद्ध लेदर है, तो वहाँ भी ठगी हो जाएगी। तो क्या करना, एक आसान तरीका निकल आया। आप बैम्बू सॉक्स वो मंगा लीजिए, ऑनलाइन मिलती हैं, धागा जला के देख लेना नकली तो नहीं है। वो बैम्बू सॉक्स पहनने के बाद आपको लगेगा दिन भर आपकी काम करने की क्षमता कम से कम दुगनी हो गई। शाम को आप कहेंगे आज तो मैं थका ही नहीं हूँ। क्यों? आपके पाँव के बीच में और नायलॉन के जूते जुराब के बीच में इंसुलिन हो गया, इंसुलेशन हो गई। ये बैम्बू सॉक्स आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उपलब्ध है, कॉटन नकली है, वो नहीं असली आ रहा, मिक्स है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर बैम्बू सॉक्स मुझे अभी तक ठीक मिली है, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, पर आपका एक तो समाधान हो गया। नंबर 2, पाँव के नीचे मालिश हो गई। अभी मालिश के लिए कहीं से सरसों का तेल बोलाओ जिसमें झार लगती है, एक बहुत बड़ी कंपनी है भारत की प्रसिद्ध, उससे मत लेना। क्यों? नाम नहीं लूंगा, बेचारे बदनाम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे तेल, सरकारी कानून है विश्व भर में कि आप हेक्सेन डालकर तेल निकाल सकते हैं। हेक्सेन कितना खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदलकर उसको खराब कर देता है। नंबर 2, एक केमिकल दूसरा केमिकल मिलेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। नंबर 2, 100% तेल निकाल देता है। अब वही जब आपके शरीर में पहुंचेगा थोड़ा बहुत क्या करेगा? ब्रेन तो फैट का बना है ना, आपका ब्रेन ख़त्म, अब वो तेल ले रहे हैं। तो वो तेल नहीं चाहिए जो हेक्सेन से निकला, वो तेल नहीं चाहिए जिसमें तीखी झार नहीं लगती, वो सरसों जो चबाने पे आंख से आंसू आ जाए वही सरसों का दाना, उसी का तेल, वो मालिश करो तो भी आप ठीक हो जाएंगे। तो एक तो पाँव का ध्यान दीजिए। नंबर 2, नाक में, नाभि में वो तेल लगाइए। नंबर 3, आप अपने पेट में बैक्टीरिया बनाइए। आपकी बड़ी आंत में, कोलन में 8 फुट में कितना बैक्टीरिया होता है जो आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए, दिमाग के लिए, मन प्रसन्न रहने के लिए, सज्जन बनाने के लिए वो बैक्टीरिया चाहिए। वो बैक्टीरिया मर गया तो आप दुर्जन दुष्ट हो जाएंगे, बीमार तो होंगे। सोराइसिस हो रहा है, बैक्टीरिया मर गया। आपको कई प्रॉब्लम, बीसियों लगी है, गठिया वठिया, ब्लॉकेज हो गई है, बैक्टीरिया मर गया। वो कितना है? 10 लाख करोड़, 10 ट्रिलियन है वो बैक्टीरिया। वो मर गया क्यों? कोल्ड ड्रिंक लिया, केमिकल खाया, ये वो सब कुछ उल्टा सीधा मैदा वैदा खाया, फाइन वो खाया। फाइबर चाहिए उसको, आप पत्ते खाओ ना, थोड़े से बॉयल करके खा लो। चाइनीज़, कोरियन क्यों 100 साल से ज़्यादा जिंदा रहते हैं? कौन से पत्ते? कोई भी हरे पत्ते, पालक हो, मेथी हो, जो मान लीजिए आपको शक है, स्प्रे है। आम जो जंगल में खड़े हैं उनके ऊपर कौन स्प्रे करता है? कोमल पत्ते आम के लाओ, अमरूद के लाओ, पुदीना लाओ, धनिया लाओ, सहजन जो देसी सहजन है साल में 1 बार फूलता है, दोहरा रहा हूँ, साल में 2 बार फूलता है, वो भी वैज्ञानिकों ने बिगाड़ दिया, जहरीला हो गया वो, साल में 1 बार फूलने वाला। सहजन के पत्ते लाओ और हरे पत्ते, कड़ी पत्ता लाओ, जो पत्ते नहीं, दूब के पत्ते लाओ, आम का पत्ता लाओ, रोज़ खाएं। वो पत्ते लाकर उनको खा लो। खा नहीं सकते तो पीस लो, पानी मिलाओ, निचोड़ो और 1 गिलास पी जाओ। नींबू अदरक डालना है डाल लो और पियो। उसके बाद जो मर्जी खाओ पियो। उल्टा सीधा भी खाया तो ये अंदर एक बार पहुंच गया और थोड़ा 15 मिनट धूप में। पूरी दुनिया में सूरज के प्रकाश के कारण स्किन कैंसर किसी को नहीं हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, याद रखना, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, लोगों को सूर्य के प्रकाश से दूर करना। और जो पूरी सृष्टि का पालन करता है उन्हीं के पेपर हैं पुराने कि जो सूर्य के प्रकाश में रहेगा कैंसर ठीक हो जाएगा, टीबी ठीक हो जाएगी सूर्य के प्रकाश से। आपको कह दिया आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, आपका सौंदर्य चले जाएगा। और हमारी जो बहन बेटियाँ बहुएँ हैं ना, उनको मैं कहता हूँ ज़रा अपनी आंखें खोलो और जाके गांव में देखो जहाँ पे खेतों में औरतें काम करती है। वो काली होगी, सांवली होगी, गोरी होगी, आपसे सुंदर है कि नहीं, आपसे स्वस्थ है कि नहीं? आप दिन भर अपने को कवर करके रखते हो तो आपको स्वस्थ कौन बनाएगा? सूर्य के प्रकाश में 1 बोतल पानी लेकर आप लकड़ी के पटरे पे धूप में रख दो, कांच की बोतल, ऊपर से 3 इंच खाली रखना, उसको आप लेकर दिन भर पानी पियो। 5-6 घंटे के बाद वो पानी पियो, आपके शरीर के अंदर वो मिनरल आ जाएंगे, वो विटामिन आ जाएंगे, वो एनर्जी आ जाएगी जो आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगी। 4 दिन करके देख लो, विटामिन डी भी आ जाएगा, आपको धूप में भी नहीं बैठना पड़ेगा। तो आप सूरज के पास जा नहीं सकते, सूरज को अपने अंदर ले आओ, पर 15 मिनट तो दे दो। हरा खाने के बाद धूप में बैठ जाओ। तो ये जुराबों का हो गया, ये पाँव की मालिश होगी, पाँव की देखभाल होगी। और जैसी ही बरसात खत्म हो, स्वदेशी गाय का, भैंस का, बकरी का दूध लाओ। ये पैकेट वाले दूध, भारत की सबसे बड़ी डेयरी फार्म का भी दूध नकली है। अगर वो दूध असली होता तो 1 महीने में पैकेट में रह सकता था वो
उसके अंदर तो जहर ही जहर होगा, तब नहीं सड़ता ना। जो इतने लंबे समय तक ठीक है, तो जहर पियोगे तो स्वस्थ कैसे रहोगे। वो मिल्क प्रोडक्ट सबसे ख़राब चीज़ है बाजार के। तो गाय भैंस का दूध लाओ, गाय हो तो देसी या बकरी हो, लाकर दही जमाओ थोड़ा सा। रात के जो बासी चावल बिना पॉलिश के हों, बिना पॉलिश की पहचान सबसे बड़ी, अगर प्लास्टिक कोटेड नहीं है तो पकने के बाद चावल टूट जाता है। जो एकदम टाइट खड़ा है वो केवल सजाने के लिए, खाने के लिए नहीं है। चावल कभी नहीं खाना, खाते हुए भारी लगता है, पेट में जाके दर्द करता है। वो चावल जो ढल जाता है, टूट जाता है, वो चावल बासी, दोपहर को बनाया, शाम को उसमें पानी और थोड़ा वो दही मिलाकर कांच के बाउल में रख दो फ्रिज से बाहर। सुबह उठकर उसको हल्का सा तड़का देना हो तो दे लो। मैं तो राई का तड़का देता हूँ। और हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मेरे मित्रों की डायबिटीज़ ठीक हो गई 15-20 दिन में। डायबिटीज़, मैं दोहरा रहा हूँ, खाली पेट उसको लेना, केवल ये खाली पेट ये नाश्ता कर लिया आपने। इसके अंदर सब्जियां जो मुझे मन करता है, धनिया पुदीना काट कर, धनिया हम जब दाल में डालते हैं तो मैं आधा किलो धनिया लाता हूँ एक बार में, और एक दिन में समाप्त। हर चीज़ में खूब काट कर दाल में इतना इतना डाला, सब्ज़ी में इतना डाला, हरा पेट में जाए। तो धनिया को पकाते नहीं ना, दाल सब्ज़ी पक गई, बाद में धनिया ऐसे डाला, पुदीना डाला, इसमें भी डालता हूँ, खा लिया। अरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम गई, चुस्ती फुर्ती बढ़ गई, पाचन बढ़िया हुआ, लीवर बढ़िया हुआ, किडनी ठीक हो गई, कब्जी चली गई। तो मैं बात कर रहा था बड़ी आंत के बैक्टीरिया की। फाइबर खाओ और ये खाओ, इसको खाने के बाद आपके पेट में वो बैक्टीरिया बनेगा जो मर चुका है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार है। और फाइबर खाओगे, पत्ते पत्ते ये सब जो गेहूं का छानने के बाद चोकर वोकर आप खाएंगे। थैली का आटा तो सोचना भी मत, उसके अंदर वो जहर पड़े हैं जिसके कारण 1 साल में भी उसमें कीड़ा नहीं लगता। तो जहर है, फोर्टिफाइड है, वो जहर है। हाँ, कहते हैं ना, जिसे कीड़ा नहीं खा रहा उसे तुम खा रहे हो। तुम खा रहे हो, जी बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने। तो वो आटा पिसाओ, उसमें कम से कम, एक किताब है जिसका नाम है व्हीट बैली, कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो, अमेरिका के। उनकी माँ मर गई हार्ट फेलियर से, तो उनको बड़ा झटका लगा, तो उन्होंने नए सिरे से सोचना शुरू किया। वो बताते हैं मेरे सब रोगी हर बीमारी के ठीक हो गए गेहूँ छोड़कर। मैं नहीं कहता आप गेहूँ छोड़ो, क्योंकि उसको छोड़ने के बाद और बड़ी गलतियाँ करते हैं आप। मिलेट्स खाते हैं बहुत गरम गरम आप, उसके कारण और बीमार पड़ोगे। 4-4, 5-5 मिलेट मिलाओगे, वो 1 मिलेट पचना मुश्किल है, आप 4-5 मिला के खा रहे हो, तो आप और बीमार हो जाओगे। क्या करो, गेहूँ थोड़ी लो, उसमें कम से कम 50% जौ डालो। कैंसर की काफ़ी देखभाल कर देता है जौ। किडनी में से जहर निकलेंगे और फाइबर भरपूर मिलेगा आपको। वो रोटी खाओ, वो रबड़ जैसी सुंदर नहीं होगी, टूटेगी एकदम, भुरभुरी होगी, वो खाओ। उसको खाने के बाद आपका पेट अच्छे से साफ होगा और आपकी बड़ी आंत के बैक्टीरिया को फाइबर मिलेगा। और जब वो प्रसन्न होगा तो आपका वेगस नर्व पूरे शरीर को में मैसेज भेजती है। यहाँ से मैसेज आएगा, हम प्रसन्न हैं, आप प्रसन्न हो जाएंगे। विश्वास करिए, बैक्टीरिया प्रसन्न होगा तो आप प्रसन्न हो जाएगा, आपका स्ट्रेस जाएगा। आपको पता ही नहीं आप क्यों खुश हैं। अभी आप उदास हैं, सुस्त हैं, आपको नहीं पता क्यों है। वो आपका बैक्टीरिया मर रहा है, जहरीला बैक्टीरिया बन रहा है। वो बैक्टीरिया जब कमज़ोर पड़ता है तो कई दुर्घटनाएं होती हैं। वो अच्छे बैक्टीरिया को जीत कर, हरा कर 30 फुट ऊपर छोटी आंत में आता है, वहाँ पे वो मरता है। मरने के कारण एसिड, तेजाब बनता है, वो आपकी आंत की म्यूकस मेम्ब्रेन को पिन अल्सर बनाता है, उनसे सुराख हो जाते हैं। उसी को आप क्या कहते हैं, लीकी गट बोलते हैं। उसमें जहर आपके रक्त प्रवाह में, ब्लड फ्लो में जाता है। फिर सुबह उठे तो शरीर में दर्दें हैं, गठिया हो गया है, ट्यूमर बन गया है, फ्रेश महसूस सोराइसिस हो गया है, खारिश हो गई है। इतनी बीमारियां कहाँ से आई? लीकी गट में से। अब लीकी गट कहाँ से बना? आपने उसको फाइबर नहीं दिया। तो आपने जो बात कही उसमें अब मैं क्विक कुछ सवालों पर आता हूं बातचीत के अंतिम दौर में। हॉट सीट समझ लीजिए। तो सबसे पहला सवाल, स्वाद भी एक चीज़ होती है और लोगों को रुचिपूर्ण भोजन करना, बाहर जाना, आप जितनी चीज़ें बता रहे हैं, चाहे जौ का आटा मिलाना हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, स्वास्थ्य में स्वाद क्यों नहीं है और स्वाद में स्वास्थ्य क्यों नहीं है? ये प्रश्न सबके मन में आता है और वो भागते हैं, अरे क्या जीवन जिए, हम जी ही तो इसलिए रहें कि रुचिपूर्ण खाएं। आप सहमत हो जाएंगे कि आपसे असहमत होने की ज़रूरत है जी। आप बताइए, 36 पकवान की परिकल्पना भारत की है कि विदेशों की है? भारत की है। तो क्या हम स्वाद भोजन नहीं करते थे? हमको बनाना नहीं आता,
केवल मिर्च डाल देना, खट्टा डाल देना, तीखा डाल देना, ये कोई स्वाद थोड़ी है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्या लगता है अगर वो तीखा खाना? मिर्च। अब मिर्च तो जहरीली खा रहे हैं। जितनी मिर्च बाज़ार में चिपकी हुई है, राजस्थान तक जा आया हूँ मैं, वो चिपकी हुई मिर्च पूरी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर करेगी। तो मैं एक बात जोड़ दूं जो पिछली मैंने उनको बताया, अब ये प्रिकॉशन लो। हर रोज़ अगर नींबू पचता है तो रोज़ नींबू खाओ बीज वाला। क्या होगा? जीएम क्रॉप को ख़त्म करने का केवल एक ही तरीका है, और भी होंगे पर सरलतम तरीका जो यूरोप के, अमेरिका के लोग भी नहीं जानते, जिन्होंने ये जहर बनाया है हमें मारने के लिए। नींबू पानी में डालो और पी जाओ, 5 मिनट के अंदर जीएम क्रॉप का असर ख़त्म। क्यों? उसी टाइम गैस रिलीज़ हो जाएगी, पेट हल्का हो जाएगा। वो क्या हुआ? अंदर जीएम क्रॉप से एक फैक्ट्री बन जाती है जो आजीवन जहरीला प्रोटीन तब तक बनाती है जब तक हम जिंदा रहते हैं। उसके ऊपर आप पंजाबी में कहें, मैं अपनी भाषा में, कितनी कराई थी पानी फेरना है। अगर उनके किए धरे पे पानी फेरना है, उनके लाखों करोड़ों डॉलर के खर्चे के ऊपर पानी फेरना है। देसी नींबू निचोड़ कर पियो। देसी का मतलब बीज वाला। तो मैं दिन भर में नींबू 2-3 बार ज़रूर लेता हूँ। आपने अभी देखा मैंने पानी पिया, नींबू डाला, तो वो पियो। एक तो ये काम आप कर डालो। दूसरे स्वाद की बात है, मिर्च मैं लाया कोल्हापुर से, मोटी फूली हुई मिर्च थी, लंबी लंबी मिर्च है। आप ऑनलाइन मंगा लो ना वो मिर्च जो बड़ी है साइज़ में, वो चिपकी हुई नहीं होती। वो मिर्च खाओ जितनी आपको डाइजेस्ट होती है। उसको खाने के बाद थोड़ी बहुत मिर्च से मुझे कभी एसिडिटी नहीं हुई, जबकि वो मिर्च जो बहुत तीखी है, स्वाद नहीं है। मैं कहता हूँ साहब आपको स्वाद लेना ही नहीं आता, आप वो मिर्च खा रहे हैं जिसका स्वाद ही नहीं है। अब वो मिर्च खाओ ना जो मोटे वाली है, आपको मज़ा आएगा। वाह, ये है मिर्च। अच्छा मुझे बताइए, गोलगप्पे खाने वालों को क्या बोलेंगे फिर आप? वो तो उसके बिना कैसे काम खाओ चलेगा? ना, अपने घर पे बनाओ उसको। इमली को उबालो, उसमें गुड़ ज़रूर डालो। गुड़ और इमली का मेल है। पर ध्यान रखना, जो बरसात में और चैत्र के महीने में, अभी आशुतोष राणा जी बता रहे थे ना किस महीने में क्या नहीं खाना, केवल हमारा भारत की संस्कृति में ये अवधारणा है और जिसको आप खंडन कर ही नहीं सकते। विज्ञान इसको हर बार जो है इंडोर्स करता है। तो आपको क्या करना है? बरसात में नहीं खाना है। बरसात में जो खट्टा मीठा ये सब चीज़ें खाते हैं, चर्म रोग उनके दरवाजे पे खड़े हैं। जो चैत्र के महीने में खाते हैं तब रक्त का शोधन हो रहा होता है। चैत्र के महीने में सारी बीमारियां बाहर जाती हैं, इसलिए हर बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए उन दिनों में आपको क्या खाना है? नीम खाना है, चिरायता खाना है। वो दिन छोड़ दो आप, बाकी आप खाओ। गुड़ में पका कर इमली को खाओ। मिर्च वो डालो जो मैंने कही। अगर आपको और मिर्च चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ, अब तो WHO का प्रेशर नहीं रहा। मोदी जी बहुत ताकतवर बन गए हैं, इसलिए मैं सच बोल सकता हूँ। जो WHO कहता है ना कोरोना के लिए ये करो वो करो वैक्सीनेशन, तो आप सर्वे कर लो। आप तो जर्नलिज्म में हैं। एक आदमी बताओ पूरी दिल्ली में जो कोरोना से मरा हो अगर उसने मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया। मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ साहब, वही मरा जिसने ट्रीटमेंट लिया। हालांकि आप मेरे दिल की बात बोल रहे हैं। यही सच मैंने है ना, देखा इसको, यही सच है। मतलब इसको इन जनरल हम कहते थे, मैं फैक्चुअली फैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन हम कहते थे जो नहीं गया अस्पताल वो घर में रहते रहते ठीक हो गया। आप सर्वे ऐसे कर करके लो, देखा। फॉर्मल सर्वे कर लो। और एक और सर्वे कर लेना, विषय से थोड़ा मैं बाहर जा रहा हूँ। जब कोरोना में मीडिया में था कि लोग मर गए, आप दिल्ली का सर्वे करो, निगम बोध घाट का, डेथ रेट कम हो गया था, है ना। जो इन जनरल जाते थे वो 8-10 लाशें कम आ रही थी। और जब वैक्सीनेशन हो गई, आज का डेथ रेट देखो आप, निश्चित रूप से बढ़ गया है। आप बताओ, बचाने के लिए, मारने के लिए? खैर छोड़ो, अपनी बात पे वापस आते हैं। तो मैं आपको वो दवाई बता रहा हूँ जिससे कोरोना जैसी दुनिया की कोई भी बीमारी हो जाए, जांच के बिना आपको लग रहा है कि है, वो दवाई खा लेना। वो क्या है? वो मिर्च है। कौन सी मिर्च है? 100 ग्राम सौंठ, जो तेजाब से धुली हुई अदरक ना हो, है ना, थोड़ी झुर्रियाँ होती हैं उस पर। 100 ग्राम काली मिर्च, धो लेना ज़रा अच्छी तरह, उस पर भी पॉलिश लगी है। 100 ग्राम मग पीपली, जो चमकदार ना हो, दिल्ली में सब मिलता है, अच्छा और बुरा। तीनों को मिलाकर पीस कर रख लो। ये बन गया त्रिकटु संस्कृत का, और हिंदी में बोलेंगे त्रिकुटा। बस इतना सा चाट लो, सर्दियों के दिनों में कोई बुखार खांसी जुकाम सब ठीक, और कोरोना उसका काल है ये, एक डोज में खत्म। अच्छा, आप जब आने वाले थे, और यही आप अपनी दाल सब्जी में मिर्च की जगह डालो। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना मेरे मन में है, और मेरे मन में ये था कि आप जब भी मिलोगे ना तो आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। ये संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लाए थे वो होती है क्या? कहीं देखी है आपने, या क्या है वो? संजीवनी बूटी एक दिव्य औषधि है। वो उसी को मिलती है जो गहन साधना करता है।
साधना के बिना नहीं मिलेगा। दिवाली के दिन मैंने कहा वो चमकेगी, मैं तोड़ कर ले आऊँगा। मैं 11,967 फुट की ऊंचाई पे चूड़धार पे चला गया। रात को वहाँ रुका, घर में दिवाली नहीं मनाई। और आधी रात को मेरे साथी जब सो गए तो मैं उठा तो देखा वहाँ पे चमक रही है। मैं कहा बस ये तो मैं जगह पहचान ली, यहीं से तो मैं होकर आया हूँ। सुबह जब थोड़ा प्रकाश हुआ तो सबसे पहले उठकर वहाँ गया, कुछ नहीं मिला जहाँ वो रोशनी चमक रही थी। चूड़धार हमारे क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, 11,967 फुट। तो इसके लिए बाद में मैंने अध्ययन किया, इसके लिए जब तक आप साधना नहीं करेंगे, सुपात्र नहीं बनेंगे, तब तक उसमें जीवन है ना, वो संदेश सुनती है आपकी जड़ी बूटी, तो कैसे मिलेगी? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी सुन के। क्योंकि आपके संस्कार ऐसे जी, इसलिए खड़े हो रहे हैं रोंगटे। आप उसी प्रकार के व्यक्ति, शायद हम मिले ही इसीलिए हैं, उसकी योजना है ना। ये संजीवनी जो है, इसको लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत सी बातें आती हैं कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन, अच्छा आप किसी चीज़ को अपने इतने प्रयोग किए हैं, आपने कई मेडिसिन बनाई हैं, आपने अपने पुत्र का अभी यहाँ पर जिक्र भी किया कि वो आपके कई पुराने प्रयोगों के जरिए मरीजों को ठीक भी कर रहे हैं, क्या आपने कुछ ऐसा बनाया जो ऑल इन वन हो, ज़्यादातर बीमारियों का ये इलाज है, ये इस्तेमाल? बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। जब मैंने इस पे विचार किया वर्षों पहले, तो मुझे एक बात समझ आई, कलयुग की कई बीमारियां नहीं है, एक बीमारी है और उसका इलाज भी तो एक ही होना चाहिए। आप कहेंगे कौन सी बीमारी है? उस बीमारी का नाम है शरीर का विषाक्तीकरण, टॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। तो डिटॉक्स करना बहुत बस। तो उसका समाधान क्या है? निर्विषीकरण, आपके शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन। तो मैंने इसके ऊपर 3-4 दवाइयाँ बना दी। तो उसमें से कुछ दवाइयाँ आपको बता देता हूँ। अभी हमारे एक गौ सेवक हैं, तो हमारे गौ सेवक वो ऐसे हैं जो पहाड़ी गौएं पालते हैं, जंगल में चरती हैं, 9,000 फुट की ऊंचाई पे वो रहते हैं, उनका घर है वहाँ पे, सेब के बगीचे बिना केमिकल के उनके। तो वो क्या करते हैं, लगभग 7 लाख रुपए महीने की उनको इनकम होती है। मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ उनको, इन गऊओं से और इन्हीं चीज़ों से, जिसमें से 5 लाख रुपए उन्होंने बड़े बड़े लोन लिए, 5 लाख के लगभग वो उनकी किस्तें देते हैं, 2 लाख बचता है। वो गाय में चमत्कार है। क्या चमत्कार है? उनके मित्र की एक बोतल भी हो 500-700 रुपये का आधा लीटर देते हैं, जबकि बाज़ार में 300 रुपये का 1 लीटर मिलता है, 750 ml। कैंसर के जिस भी रोगी को दो उसी दिन ठीक होने लगता है, और लोग उसको 3-3 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। तो मैं कहूँगा पहाड़ी या देसी गाय का मूत्र, जो छोटी गाय है वो आपके पास भी है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, जो कम दूध देती है, उसके गोबर में आप देखो शीशे की तरह चमकता है वो गोबर, वही चाहिए। उसका मूत्र लो, जो जंगल में चल रही है, वो 100 ml दूध देती है, छत्तीसगढ़ वाली, झारखंड वाली, वो आपकी गाय लाखों रुपए की है। उसका गौमूत्र लो ताज़ा, कपड़े को, सूती कपड़े को 3 बार मोड़ो, 8 परत बन गई, उसमें से छानो, थोड़ा पानी मिलाओ, 7-8 चम्मच गौमूत्र पी जाओ, सारे विष निकल जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ इतने विश्वास से? हमारे सारे विषयों का शोधन जब दवाई बनाते हैं, हम किस में शोधन करते हैं साहब? गौमूत्र में। किसी भी विष का शोधन करते हैं गौमूत्र में, फिर उसकी दवाई बनाते हैं, आपके शरीर का भी शोधन हो जाएगा। मैं ऐसे रोगी को जानता हूँ जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया चंडीगढ़ में मर जाएगा, किडनी फेल, उसने ये पीना शुरू किया। पहले तो भरोसे पे था आधुनिक चिकित्सकों के, फिर भरोसे पे हो गया गौ माता के। डॉक्टरों के भरोसे तो मरना ही मरना था उसको, उन्होंने जवाब दे दिया। गौ माता की कृपा से उसके बच्चे हुए आगे। आजकल पैकेज्ड गौमूत्र मिलने लगा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है ठीक हो, क्योंकि जो सामान आपको मिलता है वो सामान की जांच आप नहीं कर सकते, आपको जांच करनी चाहिए उस व्यक्ति की। एक बहुत बड़े यहाँ पे व्यापारी हैं संत, उनका गौमूत्र बाहर से आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उसका बहुत बड़ा आकार है। वो क्या रहा है गौमूत्र, भैंस का भी याद आया, गधे घोड़े खच्चर सबका, उनको तो 10-15 रुपये लीटर जो रेट मिलना है वही मिलना है, उनको क्या मतलब है अच्छे बुरे से, वो दे रहे हैं। तो इसलिए कौन व्यक्ति दे रहा है उसकी प्रामाणिकता देखो। और आपने जो एक बात कही थी कि दवाई के लिए जब इतनी भागदौड़ करते हो, तो इन चीज़ों के लिए भागदौड़ करने के बारे में क्यों सोचते हो? नहीं, मैं एक और इससे भी बड़ी बात कहता हूँ, सारे कामों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अरे साहब थोड़ा जिंदा रहने के लिए मेहनत कर लो। क्या बात है, जिंदा रहने के लिए। मैं इस पॉइंट पर रोकता हूँ क्योंकि ये चर्चा रुक नहीं सकती है, मतलब मेरे मन में सवालों का एक ज्वार है। बस एक अंतिम प्रश्न, क्या संजीवनी को ढूंढने का फिर से प्रयास करेंगे आप? एक प्रयास तो आपने किया, उसके बारे में बताया। कर सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है।
कई तरह की संजीवनी उसके विकल्प के रूप में है। जैसे आपके यहाँ पे संजीवनी ही बोलते हैं उसको, और उसको अगर आपको देखना है तो आप नेट के ऊपर लिखिए ट्रिडेक्स प्रोक्यूम्बेंस। वो ट्रिडेक्स प्रोक्यूम्बेंस एक छोटा सा पौधा है, हड्डी टूट गई कूट कर लगा दो, 10 दिन में जुड़ जाएगी। जख्म हो गया उसको कूट कर लगा दो, बहुत बड़े जख्म की जो है ऑल इन वन, मतलब हर ब्लीडिंग चीज के लिए 10 सेकंड में बंद हो जाएगी। हम्म, हमारी महिलाएं आजकल बालों के लिए बड़े परेशान हैं। मेरे पास महिलाएं आती हैं तो मैं 1 मिनट ले लेता हूँ, तो महिलाएं आती है कहती है जी बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या करें हैं। तो मैं बोलता हूँ बेटे जो कर रहे हो करते रहो, गंजे हो जाओगे। कि नहीं गुरुजी बाल झड़ने से रोकने हैं। देखो जो शैम्पू लगा रहे हो उससे तो बाल झड़ रहे हैं ना, केवल एडवर्टाइजमेंट में बाल लंबे होते हैं शैम्पू से। आप ढूंढिए एक महिला जिसकी शैम्पू लगाने से बाल लंबे हुए, कंघी करते हैं इतना गुच्छा हाथ में आ जाता है बालों के। तो आपको क्या करना है, ये ट्रिडेक्स प्रोक्यूम्बेंस ले लो, जंगली बेर के पत्ते ले लो, नीम के पत्ते ले लो। हमारी महिलाएं जो है मातृशक्ति खुश हो जाएगी। उनको क्या करना है, तीनों को बराबर मिलाओ, कूटो पीसो, सर में लगाओ, घंटे 2 घंटे बाद धो दो। 1 महीने में आप हर हफ्ते 2-3 बार करो, आपके बाल रेशम बन जाएंगे। 5-6 महीने में इतने लंबे हो जाएंगे कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे, और झड़ने तो बंद हो ही जाएंगे। तो ये बालों के ऊपर प्रयोग करो आप, ये तो सरलता से हो जाएगा। तो संजीवनी एक तो ये है। दूसरी संजीवनी, आज दुनिया में सबसे महंगी जो है कीड़ा जड़ी, कैटरपिलर मशरूम। तो कैटरपिलर मशरूम कितने की है? भारत में 10 लाख रुपए किलो है, और दुनिया की संसार की मार्केट में 40 लाख रुपए किलो है। हमने उसको प्रोसेस किया और कितना सस्ता कर दिया आप जानते हैं उसको? हमने लगभग 1 लाख रुपए लीटर बना दिया उसको। 1 लीटर 1 लाख रुपए का, यानी 100 ग्राम 10,000 रुपए का, और 1 ग्राम कितने का हो गया? 100 रुपए का बस। और 1 ग्राम के आप 10 डोज बना दो। तो वो भी एक तरह की संजीवनी है, लगभग सभी रोगों पे काम करती है। उसके बाद तीसरी जो है आपका है फेन कमल। फेन कमल जो है, कमल जो वो मिला था ना भीम जो लाए थे कमल, वो होता है 12,000 फुट हाइट पे। ये फेन कमल होता है एकदम रुई की तरह होता है। ये होता है 15,000 फुट हाइट पे। नाम ही फेन है उसका, फेन कमल जी। आप लिखेंगे फेन कमल अगर तो आपको मिल जाएगा जी। नेट के ऊपर, उसको बहुत सुंदर है। वो फेन कमल भी मिल जाता है। वो फेन कमल भी 1 लाख रुपए किलो है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे तो उससे चमत्कार हुए हैं। तो ऐसे संजीवनी की जगह एक अनेक दूसरे नंबर की, लेकिन वो जो संजीवनी है हनुमान जी वाली, वो साधना से मिलती है। ये एक बड़ा दिलचस्पी का विषय। गायों के ऊपर एक अलग से, भारतीय गाय जो है, देसी गाय, उन पर एक विस्तार से चर्चा हो सकती है, क्योंकि आज जितनी बातचीत हुई है ये संक्षिप्त बातचीत ही मानूंगा, इसमें गाय का महत्व बड़ा निकल कर आया है। दूसरा, जीवनचर्या, और वो भी इन परिस्थितियों में जिसको आप आधुनिक परिस्थितियां, आधुनिक जीवनचर्या कहते हैं, उसमें जीवनचर्या को बचाए। ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं जो अब मेरे मन में आए हैं। इन पर मैं आगे कभी विस्तार से आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन जो आज बातचीत रही है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक रही है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बातचीत से भी लोगों को सहयोग मिलेगा। आपसे कैसे संपर्क करें वो चलते चलते बता दीजिए। पहले तो मैं आशुतोष राणा जी का, उनकी पूरी टोली का, इतनी सकारात्मक सोच के लोग हैं उनकी टोली में, उनका पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ। इसलिए नहीं कि आपने मुझे हाईलाइट किया, मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ भारत के सब लोगों को स्वस्थ बना देने का, बिना दवाई के सबको चिकित्सक बना देने का। मेरे जो मन में एक प्रभु ने ये इच्छा जगाई है, संकल्प जगाया है, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और विश्वास है प्रभु कृपा से हमारा ये आगे बना रहेगा संबंध। आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो मैं ईमेल दे देता हूँ, फ़ोन कितने सुन लूँगा मैं, संभव ही नहीं है व्यावहारिक रूप से किसी मनुष्य के लिए। dr.rk.solan@gmail.com, dr@rk@gmail, dr.rk.solan SOLAN, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, @gmail.com मैसेज डालिए। प्रयास करेंगे समाधान करने के। तो सबसे आसान काम ये है कि आप ये 2-3 घंटे का कार्यक्रम नहीं, आप मुझे बुलाओ, मैं आपसे कोई रिजनेबल खर्चा लूँगा, फ्री में नहीं आऊँगा। अगर आप गांव में करेंगे तो मैं बिल्कुल मुफ्त आऊँगा, गौशाला वालों के लिए करूँगा बिल्कुल मुफ्त आऊँगा, पर शहर वालों के पास तो पैसों की कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ठीक है, मेरे भी खर्चे होते हैं। मैं कोई रिजनेबल पैसे लेकर आऊँगा। आप कम से कम 3 दिन मेरे साथ बैठो, 3 घंटे प्रतिदिन न्यूनतम,
उसके बाद फिर आप लोग जो है 1 हफ्ते का भी रख सकते हैं, 3-3 घंटे रोज। आप ही को मैं चिकित्सक बना दूंगा, हर बीमारी का इलाज आप करो, और उसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जीरे धनिए पुदीने से कोई इलाज कर रहे हैं, इसके लिए आपको कौन रोक लेगा। और अपना इलाज कर रहे हैं, अपने परिवार का कर रहे हैं, तो और बहुत कुछ आपको हम ऐसा दे सकते हैं जो मेरे पास प्रभु कृपा से भंडार है। एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए, बड़ी सुंदर चर्चा थी। आगे इसी तरह की चर्चाएं पंचतंत्र वन के माध्यम से आपके समक्ष रखते रहेंगे। आप सभी दर्शकों का भी हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।